हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल देवकांता संतति सीरीज़ का 14वें भाग का चौथा बयान और दूसरा भाग। उनमें से किसी ने भी इस तिलिस्म के अंदर सिंघाई के मौजूद होने की कल्पना नहीं की थी। सिंघाई को अपने सामने देखकर कुछ देर के लिए तो सभी के होश आवास गुम हो गए। सबसे पहले खुद को संभालने वाला था टुम्बकटू। गन्ने की तरह लहराकर बोला, ओह, तो ये तुम हो बुजुर्ग मियाँ, यानी कि इमली का चियाँ। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम समझते हो ना मिस्टर कार्टून। सिंगई की खतरनाक आवाज़ हॉल में गूंज उठी। मगर इस बार तुम भी धोखा खा गए। इन जासूसों को तो ज़िंदगी में पहले भी कई बार मूर्ख बना चुका हूँ मैं, लेकिन कदाचित तुम्हें मात देने का ये पहला ही मौका है। अब तुम भी कभी नहीं कहोगे कि धरती पर तुमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। अभी टुम्बकटू आगे कुछ बोलना ही चाहता था कि एकाएक उस सहित तीनों जासूस भी चौंक पड़े। सबके कान खड़े हो गए। वातावरण में हल्की हल्की मधुर संगीत की आवाज़ गूंज रही थी और इस संगीत से वे सभी परिचित थे। ऐसा मधुर संगीत कि जैसे कानों में शहद उड़ेला जा रहा हो। ऐसी मधुर ध्वनि के इंसान तो क्या, जानवर भी मस्त हो उठे। सब जानते थे कि यह मर्डरलैंड का संगीत है, प्रिंसेस जैक्सन के आगमन का प्रतीक। मधुर संगीत। स्वप्न सुंदरी। अभी टुम्बकटू के मुंह से निकला ही था कि एक तीव्र धमाका। हॉल के एक कोने में आग की लपटें चमकी और लपलपाती उस आग के बीच नजर आई जैक्सन। उफ। सौंदर्य को भी शर्मा देने वाली सुंदरी। गोरा, खूब गोरा रंग, जैसे दूध। नीली गहरी झील सी आंखें, काली पतली भवें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, हल्की सी नुकीली नाक, मस्तक पर वही शाही मुकुट, कंठ ऐसा कि अगर पानी भी पिए तो कंठ में अंदर का पानी बहारी से चमके। ऐसे सौंदर्य पर काली साड़ी, काला ब्लाउज। यही तो थी जैक्सन, प्रिंसेस ऑफ मर्डर लैंड, मुजरिमों की दुनिया की शहजादी। गोरे मस्तक पर नाक की सीध में काली बिंदिया उसके सौंदर्य में चार चांद लगा रही थी। उसे देखकर चौंके सभी, अपलक देखते ही रह गए उसे। हेलो मिस्टर कार्टून। गुलाब की पंखुड़ियों के बीच से ऐसा स्वर मानो कहीं जल तरंग बज उठाओ। ओह हाँ स्वप्न सुंदरी, संभल कर बोला टुम्बकटू, ऐसे जैसे फुल पावर पर चलता रेडियो अचानक गड़बड़ा उठाओ। तो तुमने मुझसे शादी का फैसला कर लिया है। मुझे मालूम था कि तुम्हें तीन लोकों में मुझ जैसा सुंदर पति नहीं मिलेगा। जैक्सन के जिस्म से लपलपाती आग की लपटें खुद ब खुद उसके जिस्म में समाकर समाप्त हो गईं। अजंता की गुफाओं से जैसे अचानक एक मूर्ति ने कदम आगे बढ़ा दिए। जैक्सन सिंघई की तरफ बढ़ती हुई बोली, तुम मुझसे शा तुम मुझसे शादी करोगे मिस्टर कार्टून? हम तो हमेशा पैरों के बल तैयार हैं स्वप्न सुंदरी, लेकिन सवाल तो यह है कि तुमने इस खूसट को अपने साथ कैसे लगा रखा है। मिस्टर टुम्बकटू, एकाएक सिंघई गुर्रा उठा, तमीज़ से बात करो वरना तुम जैसे गन्ने के लिए मेरी बाहें कोलू हैं। हाय, यानी कि खूसट मियाँ। अभी टुम्बकटू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जैक्सन बोली, मिस्टर कार्टून, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरी इजाज़त के बिना अगर एक भी लफ्ज़ बोले तो समझो कि मेरी शादी तुमसे नहीं होगी। और टुम्बकटू की ज़ुबान को जैसे एकदम ब्रेक लग गए। उसने जैक्सन की बात का जवाब भी नहीं दिया और उस वक्त तो जैक्सन को छोड़कर सभी के होंठों पर मुस्कान दौड़ गई। जब किसी छोटे बच्चे की तरह टुम्बकटू पीछे हटा और बिना कुछ बोले दीवार के सहारे स्टैचू की तरह खड़ा हो गया। तुम बोलो धरती के महान जासूसों कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैक्सन ने उन तीनों की तरफ देखते हुए प्रश्न किया। झक मार रहे हैं कुतिया की तुम? एकाएक बागारोब बोल पड़ा, तुमसे मतलब? अच्छी गालियाँ दे लेते हो। जैक्सन ने उसी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन इस वक्त हम तुम्हारी गाली सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। अतः थोड़ी देर के लिए ज़ुबान बंद रखो। मिस्टर बॉन्ड या हुचंग को बोलने दो। क्यों बोलने दूँ हराम? और अभी बागारोव कुछ कह भी नहीं पाया था कि जैक्सन के मुकुट से एक ग्रीन रे लपकी और उसने बागारोव को अपने दायरे में ले लिया। न सिर्फ इतना कि बल्कि उस किरण में बंधा बागारोव हवा में उड़ता उठता चला गया। हवा में करीब 5 गज की ऊंचाई पर पहुंचकर उसका जिस्म रुक गया। अब बागारोव की स्थिति ऐसी थी कि वह सब कुछ देख और सुन सकता था, किंतु स्वेच्छा से ना तो कुछ हरकत ही कर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। हेलो मिस्टर बॉन्ड एंड हुचांग, एक बार पुनः जैक्सन की आवाज़ ने उन्हें चौंकाया। तुम्हारे ये चचा कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं और इन्हीं की वजह से कभी कभी काम की बात नहीं हो पाती। मेरे ख्याल से इनकी उचित सज़ा यही है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो मुझे तुम दोनों को साथ देख कर हो रहा है, जेम्स बॉन्ड ने कहा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब हम बाद में देंगे बॉन्ड। जैक्सन की जगह इस बार उत्तर सिंघई ने दिया।
पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हें याद होगा कि हम तुम्हें इसी तिलिस्म में पहले भी एक बार मिल चुके हैं। हाँ याद है, बॉन्ड ने कहा। उस बारादरी में लटकी 7 लाशों में 2 लाशें तुम्हारी भी थी। ठीक याद आया तुम्हें, सिंघई ने कहा। उसी वक्त से हम दोनों के दिमागों में ये सवाल चकरा रहा है कि तुम दुनिया के 4 राष्ट्रों के महान जासूस यहाँ क्या कर रहे हो, और टुम्बकटू तुम्हारे साथ क्यों कर है। माइक को तो हमने पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन कुछ सोच कर वक्त से पहले तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। मेरे भी दिमाग में बहुत से सवाल हैं, बॉन्ड ने कहा। अगर मैं कहूँ कि पहले मैं उनका जवाब चाहता हूँ, तुम कहो और तुम्हें कुछ कहने से हम रोकेंगे भी नहीं मिस्टर बॉन्ड, जैक्सन ने कहा। लेकिन तुम्हारे कुछ कहने का फ़ायदा तो तब है जब हम तुम्हें किसी सवाल का जवाब दें। तुम लोग भी यही सोच सकते हो। हम में और तुम में बड़ा फ़र्क है मिस्टर बॉन्ड, जैक्सन अपनी उसी मधुर आवाज़ में बोली। माना कि तुम इंग्लैंड के सबसे बड़े जासूस हो, तुम्हारा देश तुम पर फ़ख्र करता है, बड़े से बड़ा मुजरिम सिर्फ तुम्हारे नाम से कांप उठता है। लेकिन सुना है ये सब इसलिए क्योंकि तुम हालातों को पहचान कर काम करते हो। मगर बड़े दुख की बात है कि हमने अभी तक ये गुण महसूस नहीं किया। क्या मतलब? मतलब साफ है, जैक्सन बोली। हालातों को समझकर अगर तुम उनके मुताबिक काम करते होते तो अब तक हमारे सवालों का जवाब देने लगते। नहीं समझे हो तो अब हम समझाते हैं। समझो, इस वक्त हमारी ताकत हर हालत में तुमसे ज़्यादा है। तुम अगर हमसे टकराने की कोशिश करोगे तो अपना ही कुछ नुकसान करोगे। इस वक्त हम जो चाहे कर सकते हैं। अभी बॉन्ड से कुछ कहना ही चाहता था कि सिंघई बोला। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस वक्त यहाँ यानी इस तिलिस्म में हम सब की लगभग एक सी ही स्थिति है। इस तिलिस्म से बाहर ना तो तुम ही निकल सकते हो और ना हम। हाँ, हम में और तुम में इतना ही फ़र्क ज़रूर है कि हम यहाँ तुमसे काफ़ी अर्से पहले फंस गए थे, इसलिए यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जान भी गए, जबकि तुम्हें अभी तक इस तिलिस्म का एक भी रास्ता मालूम नहीं है। अतः इस दृष्टि से भी हम ही तुमसे मजबूत हैं। हम बाहर आपस में चाहे दुश्मन सही, लेकिन अगर हम समझदार हैं तो इस अजीब व गरीब स्थान से निकलने के मुहिम में तो एक दूसरे के दोस्ती होने चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है मिस्टर सिंघई, जेम्स बॉन्ड हल्के से मुस्कुराया। अब तुमने अपने गुण का परिचय दिया है, जैक्सन ने कहा। एक बार फिर मुस्कुराया बॉन्ड। मुमकिन है कि ये रहस्य जानने से कि तुम यहाँ कैसे फंसे, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिमाग में है, सिंघई ने कहा। यकीन रखो, तुम्हारे बताने के बाद हम भी बता देंगे कि हम इस टापू तक यहाँ कैसे आए और अब तक हमने क्या क्या किया। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारे इन शब्दों पर यकीन कर लूँ। बॉन्ड उसी तरह मुस्कुरा रहा था। तुम मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, क्योंकि वह सब कुछ इस वक्त तुम्हें बताने से हमें कुछ नुकसान नहीं है। बोलो। मैं हुचांग माइक वागारोव और एक पाकिस्तानी जासूस रसखान अली मॉस्को से एक प्राइवेट विमान में सवार हुए थे, बॉन्ड ने कहना शुरू किया। मैं हुचांग माइक और रसखान अपने अपने बॉस के हुक्म से मॉस्को आए थे। हम सब मॉस्को में चाचा बागारोव के यहाँ मिले। वहाँ हमें चाचा से पता लगा कि हम सबको यहाँ से एक प्राइवेट विमान से भारत जाना है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सर्विस की मीटिंग राजनगर में रखी गई थी और हमें वहाँ जाना था। मॉस्को से विमान में सवार होकर हम भारत की तरफ रवाना हो गए। बीच में ही हमें रसखान अली पर शक हुआ और हमने उसे चेक करना चाहा। रसखान अली के मेकअप में दरअसल वो अल्फांसे था। अल्फांसे? सिंघई और जैक्सन के मुंह से एकदम निकल पड़ा। हाँ, हल्के से कहा बॉन्ड ने। रसखान अली को अल्फांसे ने पाकिस्तान से रूस तक के रास्ते में बीच में ही कहीं गायब कर दिया था या मार डाला था। रसखान अली के मेकअप में वह अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सर्विस की मीटिंग अटेंड करना चाहता था। कदाचित वह यह चेक करना चाहता था कि देखें इस मीटिंग में क्या होता है। लेकिन उस वक्त विमान हवा में ही था कि हमें उस पर शक हो गया। जब वह भी समझ गया कि उसका रहस्य खुल गया तो वह भी लड़ मरने पर उतारू हो गया। नतीजा ये हुआ कि चलते विमान में ही हमारे बीच मार पिटाई होने लगी। विमान का संतुलन बिगड़ गया। उसी वक्त न जाने कैसे इंजन में भी कुछ गड़बड़ी आ गई। इंजन की ये गड़बड़ पायलटों की पकड़ से बाहर हो गई थी। लड़ाई के बीच ही अल्फांसे लड़खड़ाते विमान से कूद पड़ा। उस उसके पास पैराशूट था जिसकी मदद से वह इस टापू पर बड़े आराम से उतरा होगा। उतरा होगा? होगा, इसलिए क्योंकि हमने उसे उतरते तो देखा नहीं था, वो चांग ने कहा। हमने तो विमान की खिड़की का एक शीशा तोड़ते हुए उसे विमान से बाहर कूदते देखा था, उसके बाद हवा में तैरते नहीं। उस वक्त हम अपने लड़खड़ाते विमान पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। वो पैराशूट से ही उतरा होगा, ये बात इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि उसके पास पैराशूट था और हमने उसे इस टापू पर सही सलामत देखा भी है। खैर, उस वक्त विमान इतनी बुरी तरह लड़खड़ा रहा था कि हम सब अल्फांसे को भूलकर कॉकपिट की तरफ लपके। पायलट और खुद हमारी कोशिशों के काफ़ी देर बाद भी जब विमान संभल में नहीं आया तो ये निश्चित हो गया कि कुछ ही देर बाद ये विमान
किसी ऊंची पहाड़ी से टकराकर नष्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही चारा था कि हम अपने अपने पैराशूटों की मदद से विमान छोड़ दें। हमने वैसे ही किया। हम चारों के विमान से कूदने के थोड़ी ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम पैराशूटों की मदद से सुरक्षित इस टापू पर उतर गए। 2-3 दिन हम इस टापू पर भटकते रहे। फिर एक दिन अचानक, ठहरो, एकाएक बॉन्ड बीच में बोला। हुचांग रुक गया। सिंघई और जैक्सन भी उसके साथ बॉन्ड को ही देख रहे थे। जेम्स बॉन्ड ने सिंघई के चेहरे को घूरते हुए कहा, क्या तुमने ये सब बातें माइक से नहीं पूछ ली हैं? बड़ी अदा के साथ मुस्कुराई जैक्सन। बोली, बहुत देर में ख्याल आया माइक का। खैर, पूछ तो चुके हैं उससे भी, लेकिन तुमसे पूछने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जान सके कि माइक ने कितना झूठ और कितना सच बोला है। सुनकर एक बार बड़े जानदार ढंग से मुस्कुराया बॉन्ड। बोला, ओह, मैं जानता हूँ इस कहानी में माइक ने कहीं भी झूठ नहीं बोला होगा, क्योंकि हम जासूस उस वक्त तक झूठ नहीं बोलते जब तक कि सच बोलने में कोई नुकसान ना हो। तो बोलते जाइए, पता लग जाएगा। कई दिन भटकने के बाद हमें टापू पर अल्फान से नज़र आ गया। बॉन्ड ने बिना किसी भूमिका के आगे बताना शुरू कर दिया। हमने उस पर गोली भी चलाई, उसका पीछा भी किया, लेकिन वो हमें धोखा देकर पहाड़ियों में गायब हो गया। इसके बाद हमें यूं ही पहाड़ियों में भटकते भटकते रात हो गई। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ फंस गए। थक हार कर हम एक जगह रात बिताने बैठ गए। रात बिताने के बाद दिन निकलने ही वाला था कि ना जाने कहाँ से वहाँ टुम्बकटू भी टपक पड़ा। वहाँ से ये भी हमारे साथ ही हो लिया। दिन निकलने पर हमारी नज़र इस खंडहर पर पड़ी। उस वक्त हमने ये सोचा भी नहीं था कि यह खंडहर एक तिलिस्म है, एक ऐसा विचित्र स्थान जिसमें कि हम हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएंगे। हम उत्सुकतावश इसी की ओर बढ़े। यह खंडहर पानी के एक तालाब के ठीक बीच में है। उस तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश में ही हमें एक संगमरमर के हंस ने निगल लिया। इसके बाद बॉन्ड और हुचांग ने अपने तिलिस्म में फंसने से लेकर उस बाग तक, जिसमें कि उन्हें माइक के भेज में सिंघई ले आया है, तक पहुंचने की सारी कहानी अक्षरश सुना दी। हमारे पाठक वैसा हाल संतति के पिछले बयानों में अच्छी तरह पढ़ाए हैं। माइक, बागारो, बॉन्ड, हुचांग और टुम्बकटू का हाल जानने के लिए देखें पहले भाग का 20 से 25 पेज का बयान, 87 से 92 पेज का बयान, दूसरा भाग पहला 8वां बयान, 5वां भाग 7वां 8वां 9वां बयान। यहाँ पाठकों को यही समझना चाहिए कि बॉन्ड और हुचांग ने सारा सही हाल उन्हें क्या सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद सिंघई बोला, तुम्हारी इस कहानी में सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि तुमने इस तिलिस्म में विजय की तस्वीर देखी है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि वह तस्वीर हमने भी देखी है। वही नहीं, हमने इस तिलिस्म के अंदर अल्फांसी की तस्वीर भी देखी है। जिस तरह तुम कह रहे हो कि विजय की तस्वीर के नीचे तुमने देव सिंह लिखा देखा है, उसी तरह अल्फांसी की तस्वीर के नीचे हमने शेर सिंह लिखा देखा है। ये ठीक है कि अभी तक हमारी समझ में इस तिलिस्म के अंदर मौजूद इन दोनों की तस्वीर का मतलब नहीं आ रहा है, लेकिन हमें इस महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन दोनों की तस्वीरों का यहाँ होना किसी खास बात की ओर संकेत करता है। क्या तुम सोच सकते हो कि इन तस्वीरों का क्या मतलब है? सोचने की आवश्यकता तुम्हें हो सकती है, मुझे नहीं। जेम्स बॉन्ड ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। मैं व्यर्थ ही अपने दिमाग को कष्ट क्यों दूँ? हाँ, अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि माइक ने तुमसे क्या झूठ बोला था। कुछ नहीं, प्रिंसेस जैक्सन ने कहा। जो कहानी तुमने सुनाई है वही माइक ने भी सुनाई थी। तो फिर तुम्हारा अपने दावे के बारे में क्या ख्याल है? ये प्रश्न हुचांग ने किया। ख्याल ही क्या है, उत्तर सिंघई ने दिया। तुम्हारी कहानी से ये तो पता लग ही गया है कि इस तिलिस्म में तुम इत्तेफाक से फंस गए हो। इस तिलिस्म की विशेषता अभी तुम्हें नहीं मालूम है। हम तो ये सोच रहे थे कि कहीं तुम्हें इस तिलिस्म की हकीकत ना मालूम हो और तुम भी उसी चक्कर में यहाँ ना आए हो जिस चक्कर में हम आए। इसी विचार के कारण हम रह रहकर ये सोचते रहे कि तुम्हें इस तिलिस्म की वह हकीकत कैसे मालूम हो गई जो हमें मालूम है। ऐसी क्या खास बात है इस तिलिस्म में? उसके इस बात पर सिंघई ने एक बार पलट कर जैक्सन की तरफ देखा। बोला, बता दे प्रिंसेस, बताने में हमें कोई नुकसान भी नहीं है मामई। जैक्सन ने कहा, ये बेचारे तो इस तिलिस्म के अंदर ही कैद थे और अब तो एक तरह से हमारी भी कैद में। पता लगने पर ही हमारा कर ही कह सकेंगे। तो ठीक है, हम बताए देते हैं, सिंघई ने कहा। प्यारे जासूसों, हम तुम्हें बताते हैं कि हम यहाँ क्यों आए और इस तिलिस्म की क्या विशेषता है। तुमने विजय और विकास के साथ मिलकर मेरा सिंगलैंड और प्रिंसेस का मर्डरलैंड तबाह कर दिया। हम दोनों को ये लैंड बसाने में बरसों लग गए थे। करोड़ों की संपत्ति इन लैंडों में लगी हुई थी। तुमने अपनी करामात से ज़रा सी देर में हमारी सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। तुम जानते हो कि हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, विश्व विजय करना। अलग अलग हमने जाने कितनी बार प्रयास किए और हमारे अपनी मंजिल पर पहुंचने से कुछ ही देर पहले हमें तुमने मात दे दी। हम बार बार विफल हुए और इस बार तो तुमने हमें इस तरह नेस्तनाबूद करा कि ना सिंगलैंड रहा, ना मर्डरलैंड। यही हमारी ताकत के स्रोत थे।
मगर हम हिम्मत हारने वाले नहीं। जब तक जिस्म में प्राण है, हम तब तक विश्व विजय की कोशिश करते रहेंगे। अतः हम फिर अपने अपने लैंड बसाने की कोशिश में लग गए। इत्तेफाक से अपनी अपनी कोशिश में लगे हम दोनों की मुलाकात हो गई। हमारे बीच बातें हुई और इस नतीजे पर पहुँचे कि हम अलग अलग काम करके हर बार दोनों ही विफल हुए हैं। क्यों ना इस बार दोनों अच्छे दोस्तों की तरह मिलकर विश्व विजय करने की कोशिश करें। तुम खुद सोच सकते हो कि सेंगाई और जैक्सन मिलकर दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। हमारे बीच ये फैसला हो गया कि विश्व को जीतने के बाद आधी दुनिया पर प्रिंसेस हुकूमत करेगी और आधी पर मैं। इस सहमति के बाद हम अपनी कोशिशों में लग गए। उस कोशिश की पहली ज़रूरत ये थी कि एक सुरक्षित अड्डा बनाया जाए। एक ऐसा अड्डा जहाँ तुम जैसे जासूस आसानी से न पहुँच सकें। अपने अड्डे का नाम हमने जैक्सिंग लैंड रखने की सोची। मगर जैक्सिंग लैंड बसाने के लिए बेशुमार दौलत की ज़रूरत थी, जो हम में से किसी के पास नहीं थी। इतनी दौलत किसी भी एक जगह से हासिल करनी आसान नहीं थी। थोड़ी थोड़ी करके दौलत कब तक जुटाई जा सकती थी। उस वक्त दिमाग में एक ही विचार आया कि हमारे साथ ज़मीन में दफन कोई बड़ा ख़जाना लग जाए। लेकिन अब सवाल ये था कि किसी ख़जाने का पता कैसे लगे। थोड़ी बहुत दौलत इकट्ठी करके हमने एक पनडुब्बी तैयार की और वह पनडुब्बी हमेशा सागर के गर्भ में डुबकी रहती थी। पनडुब्बी के अंदर हमने अपनी एक प्रयोगशाला भी बना ली थी। तुम जानते हो कि हम दोनों ही वैज्ञानिक हैं और हम पनडुब्बी में मौजूद अपनी प्रयोगशाला में किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार करने में जुटे हुए थे जिससे ज़मीन में दफन खजानों का पता लगाया जा सके। लगातार 1 वर्ष की कोशिश के बाद हम एक ऐसा यंत्र बनाने में कामयाब हो गए। इतना कहकर सांस लेने के लिए रुका सिंघई। फिर आगे बोला, विराम घड़ी जैसा हमने एक यंत्र बनाया। उस यंत्र में 3 सुइयाँ हैं, हरी, लाल और काली। हरी सुई ये बताती है कि जहाँ वह विराम घड़ी रखी है वहाँ से किस दिशा में दौलत है। लाल सुई दूरी बताती है, यानी जहाँ विराम घड़ी मौजूद है खजाना वहाँ से कितनी दूरी पर है। काली सुई ये बताती है कि खजाना ज़मीन में कितनी गहराई में है। ये घड़ी जहाँ होती है वहाँ चारों तरफ से 60 मील के एरिए की सूचना देती है। अगर उतने एरिए में कोई ख़जाना नहीं है तो उसकी तीनों सुइयाँ साधारण गति से चलती रहती हैं। मगर इसे हमारा नसीब ही कहा जाएगा कि ऐसा मौका ही नहीं आया। जैसे ही हम विराम घड़ी बनाकर निपटे वैसे ही तीनों सुइयाँ रुक गईं। तीनों सुइयाँ दिशा, दूरी और ज़मीन के अंदर कहीं गहराई बता रही थी। एक क्षण के लिए तो हम यह समझे कि कहीं हमारी घड़ी ख़राब तो नहीं हो गई। लेकिन घड़ी से निकलने वाली हल्की टिक टिक की आवाज़ इस बात का प्रतीक थी कि घड़ी सही है और वह दिशा, दूरी और ख़जाने की गहराई बता रही है। हमें यकीन नहीं हुआ कि घड़ी बनते ही एक ख़जाने का पता दे रही है। उस वक्त हमारे दिमाग में ख्याल आया कि यह घड़ी सिर्फ ज़मीन में दफन दौलत का पता देती है, ये नहीं बताती कि वह दौलत है कितनी। उस वक्त हमारे दिमाग में आया कि वाकई हमारे आविष्कार में ये कमी रह गई है। मुमकिन है कि किसी ने अगर 1500 की दौलत ज़मीन में दबा रखी हो तो ये विराम घड़ी तो उसकी तरफ भी संकेत करेगी। अतः हमने उसी वक्त अपने आविष्कार में ये खासियत भरने का भी फैसला किया कि वह दौलत भी बताए। हमने उसी वक्त अपनी विराम घड़ी खोल डाली। 3 महीने की लगातार कोशिशों के बाद हम अपने आविष्कार में ये गुण भरने में भी कामयाब हो गए। जैसे ही हमने दोबारा घड़ी बनाकर तैयार की और उसे चालू किया, उसकी हरी, काली और लाल सुइयाँ अपने अपने उन्हीं स्थानों पर स्थिर हो गईं जहाँ 3 महीने पहले स्थिर हुई थी। हमें ये यकीन हो गया कि जिधर ये घड़ी संकेत कर रही है उधर ज़रूर कोई ख़जाना है। दौलत बताने वाली हमने एक छोटी पीली सुई बनाई थी। यह देखकर हम उछल पड़े कि पीली सुई 20 खरब के अंक पर रुकी हुई थी। हम फौरन ही तैयार होकर इस खजाने की तलाश में निकल पड़े। हमारे साथ विराम घड़ी और कुछ वैज्ञानिक सामान भी था। अब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि वह 20 खरब का खजाना इसी तिलिस्म के नीचे है। अपनी घड़ी की मदद से हम इस तिलिस्म से बाहर तक पहुंच गए। तलाश करने पर हमें एक विचित्र धातु का दरवाज़ा मिला। यह भी पता लगा कि इस टापू पर 3 रियासतें हैं। खैर, इन बातों से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। सिर्फ ये पता लगा लिया कि इन तीनों रियासतों में आपसी रंजिश है और यहाँ के लोग आज 20वीं सदी में भी विज्ञान नाम की चीज़ से बहुत दूर हैं। ये प्राचीन युग के लोगों की तरह ही अपना जीवन बिताते हैं। इन रियासतों का इतिहास जानने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी और ना ही हमने जानने की कोशिश की। हमने उस बंद दरवाजे को डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की जिसकी तरफ हमारी घड़ी संकेत कर रही थी। दरवाज़ा नहीं उड़ा, लेकिन हाँ, सभी रियासतों के नुमाइंदे इस धमाके की आवाज़ से सुनकर तिलिस्म के बाहर आ पहुँचे। हमें उम्मीद थी कि इस टापू पर कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर होगा जो इस खजाने के रहस्य को जानता होगा। अतः हमने टापू की तीनों रियासतों से ऐसे आदमी की मांग की, लेकिन लोगों ने हमें आसानी से उस आदमी को नहीं सौंपा। लिहाजा हमें अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। हमने उन्हें डराने धमकाने के लिए टापू पर आग की बारिश की। पाठकों को समझ लेना चाहिए कि इसके बाद सेंगई ने वह हाल ज्यों का त्यों सुना दिया जो पाठक 13वें भाग में पिशाचनाथ की ज़ुबानी सुनाए, यानी उस वक्त तक का हाल जब तक
पिशाचनाथ ने सिंघई और जैक्सन को तिलिस्मी कुएं में डाला। ओह, तो तुम उस वक्त से शैतान सिंह को जानते हो, उचांग ने कहा। बिल्कुल ठीक समझे, सिंघई ने जवाब दिया। उस वक्त जब मैं माइक के बेस में बाग में तुम्हारे पास पहुंचा तो इसका नाम लेकर बहुत बड़ी भूल कर बैठा था, लेकिन उसी वक्त इस भूल को मैंने यह कहकर संभाल लिया था कि इससे मेरी भेंट तिलिस्म के अंदर हुई है, जबकि हकीकत ये थी कि इसे मैंने उसी वक्त देखा था जब चंपानगर की शहजादी की तरफ से ये मुझसे बातें करने आया था। तिलिस्म मैंने आज बाग में इसे पहली बार ही देखा था और अभी तक इस बात का आश्चर्य कि ये तिलिस्म अब कैसे फंस गया। खैर, इससे हमें कुछ नुकसान तो नहीं, फ़ायदा ही होगा। लेकिन वो आग क्या थी जो तुमने इस टापू पर बरसाई? वो कोई ख़ास बात नहीं, सिर्फ मेरे आविष्कार का छोटा सा नमूना थी, जवाब जैक्सन ने दिया। तुम देखते हो कि मैं अपने जिस्म से आग की लपटें उठाने की ताकत रखती हूँ। आग की वह वर्षा मेरे इसी आविष्कार का थोड़ा बड़ा रूप थी, मगर उसे मैं इतना बड़ा नहीं कर सकती कि ज़्यादा बड़े एरिया में आग बरस सके। वह सब कुछ तो सिर्फ यहाँ के लोगों को आतंकित करने के लिए था, मगर फिर भी वह पिशाच नामक अय्यार तुम जैसे बुद्धिमान मुजरमों को धोखा देने में कामयाब हो ही गया। जेम्स बॉन्ड ने मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। और तुम्हें इस तिलिस्म में कैद कर दिया? सिंघई के पतले पतले होठ बड़ी ही खतरनाक मुस्कुराहट के साथ अंदाज में फैल गए। बोला, वाकई उस पिशाचना नामक अय्यार की बुद्धि का लोहा मानना ही पड़ेगा, लेकिन एक तरह से हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। सही रास्ता नहीं सही, लेकिन उसने हमें तिलिस्म में पहुंचा तो दिया ही। आज हमें इस तिलिस्म में फंसे करीब 6 महीने गुजर गए, लेकिन इन 6 महीनों में हमने बहुत कुछ किया है। कुछ दिन तो हम इस तिलिस्म के अजीब व गरीब स्थानों पर भटकते रहे, जिस तरह तुम भटके हो। विजय और अल्फांसी की तस्वीरें देखी। तिलिस्म के विभिन्न स्थानों पर हमें भटकते हुए दो बूढ़े आदमी मिले। उनसे बातें करने पर पता लगा कि वे करीब 40 साल पहले इस तिलिस्म में भटक रहे हैं, और जिन आदमियों की लाशों को हमने दफनाया था वे इन्हीं के साथी थे। इन बूढ़े आदमियों ने बताया कि वे तत्कालीन राजा सुरेंद्र सिंह के सिपाही हैं, और सुरेंद्र सिंह के दुश्मनों ने उन्हें उसी के रास्ते से इस तिलिस्म में डाल दिया है, जिससे कि पिशाचनाथ ने हमें फंसाया। पाठकों को याद होगा कि देव सिंह को सुरेंद्र सिंह की कैद से निकालते वक्त देवकी के अय्यारों ने सुरेंद्र सिंह के जिन सिपाहियों का भेष बनाया था उन्हें तिलिस्म में डाल दिया था। वे दो आदमी और वे लाशें उन्हीं सिपाहियों की हैं। आप ये भी अच्छी तरह समझते होंगे कि वह वारदात 40 साल पुरानी इसलिए है क्योंकि वह कथानक विजय अल्फांसे के पूर्व जन्म का था। उन बूढ़ों की बात सुनकर कि वे 40 साल से इसी तिलिस्म में हैं और उनके बाकी साथी तो मर भी गए, एक बार को तो मैं और प्रिंसेस भी कांप उठे। इसका मतलब ये था कि हम भी इस तिलिस्म से कभी निकल नहीं सकेंगे। खैर, जल्दी ही हमने अपने दिमाग को इस विचार से मुक्त किया। हमने सोचा कि पहले खजाने तक पहुंच जाएं, फिर बाहर निकलने की भी कोई ना कोई तरकीब हम निकाल ही लेंगे। अपनी विराम घड़ी को लेकर हम कोई 3 महीने तक इस तिलिस्म में यूं ही भटकते रहे। वे दोनों बूढ़े हमारे साथी थे, क्योंकि हमने उन्हें यह आश्वासन दे रखा था कि हम उन्हें इस तिलिस्म से निकाल देंगे। यूं ही भटकते भटकते हम इस तिलिस्म के बारे में बहुत कुछ जान गए। सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर रास्तों और करामातों के बारे में हम वाकिफ़ हो गए। हमारा आविष्कार ये घड़ी हमारे पास थी। हम उसी के संकेतों पर इस तिलिस्म में दबे खजाने की तरफ बढ़ने का प्रयास करते थे, किंतु यहाँ की तिलिस्मी उलझनें हमें बार बार भटका देती थी। और हाँ, इस बीच में तुम्हें एक ऐसी ज़रूरी बात बताना भूल गया जिसके बारे में तुम मेरे चुप होने पर सवाल कर दोगे। हमारा पूरा किस्सा सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल ही ना रहे, इस वजह से मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। तुमने पूछा था कि उन 7 लाशों का क्या चक्कर था जो तुमने उस बारादरी में लटकी देखी थी और डर गए थे। उन लाशों में 2 लाशें मेरी और प्रिंसेस की भी थीं। उन्हीं से डरने के बाद तुम वापस उस कमरे में पहुंच गए थे जिसमें वह हंस और शेर था। पढ़ें दूसरा भाग, पहला बयान। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि उनमें 5 लाशें वहीं थी जिन्हें बाद में हमने दफना दिया। इस तिलिस्म में ही हमें एक जगह ऐसा लेप मिला कि अगर उसे शरीर पर मल लें तो इंसान लाश की तरह ठंडा पड़ जाए, जीते जागते इंसान की नब्ज़ बंद हो जाए। क्या बकवास है, बॉन्ड झुंझलाया। गलती तुम्हारी भी नहीं, हमें और तुम्हें यह सब कुछ नामुमकिन और बकवास ही लगेगी, सिंघई ने कहा। अगर मुझे वह लेप न मिलता, हम उसका प्रयोग न करते तो निश्चित रूप से हम भी उसे बकवास ही कहते। हमें जब उन दो बूढ़े आदमियों ने उस लेप की विशेषता बताई तो हमने भी उनका मजाक ही उड़ाया, लेकिन जब उस लेप का प्रयोग किया तो हकीकत पर यकीन करना ही पड़ा। तुम समझ सकते हो कि हम जैसा वैज्ञानिक युग का आदमी तो तिलिस्म जैसी वस्तु को भी बकवास मानता है, लेकिन यहाँ फंसने के बाद हमें उन बातों पर यकीन करना ही पड़ा जो हमें अटपटी और ऊल जलूल बातों के अलावा कुछ नहीं लगती थी। अगर तुम इस तिलिस्म में ना फंसते तो तिलिस्म के बारे में जो कुछ बातें प्रसिद्ध थीं, क्या उनका यकीन करते? हमारे ख्याल से कभी नहीं। बस वैसी ही एक चीज़ वह लेप भी था। उस लेप के पास वही बूढ़े हमें ले गए थे। हमने उस लेप की करामात देखी तो देखते ही रह गए, जिसमें एकदम ठंडा पड़ जाता है, अच्छी खासी चलती हुई नब्ज़ बंद हो जाती थी,
तुमने खुद ही हमें छू कर देखा था, हमारे जिस्म से राख झड़ी थी। वो राख नहीं, वही लेप था। चलो, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लेता हूँ, बॉन्ड ने कहा। लेकिन उन पांचों लाशों को वहाँ टांग कर और खुद भी वहाँ टंग कर उस वक्त जो तुमने बातें मुझसे की, उनका क्या कारण था? सिर्फ तुम जैसे माने हुए जासूस को आतंकित करना। ठीक है, बॉन्ड बोला। उसके बाद क्या हुआ? तो मैं बता रहा था कि हम अपनी घड़ी के इशारे पर खजाने की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन तिलिस्मी बाधाएं हमें बार बार असली रास्तों से भटका देती थी। सारा किस्सा अगर अक्षरश सुनाएंगे तो बहुत लंबा बैठेगा। बस इतना ही समझ लो कि लगातार इतने दिन हम तिलिस्म में भटकते रहे। वे सब जगहें तो देखी जहाँ तुम हुचांग, माइक, बागारूफ और टुम्बकटू घूमे हो। उनके अलावा भी हमने बहुत सारा तिलिस्म घूमा, बहुत कुछ यहाँ के बारे में जाना भी। आखिर में हम यहाँ पहुँचे जहाँ इस वक्त हैं। हमने इसी जगह को अपना अड्डा बना लिया। हम यहाँ से बहुत से तिलिस्मी स्थानों पर जाने वाले रास्तों से वाकिफ़ हैं। हम सारे दिन तिलिस्म घूमते और शाम को यहीं मिलते। तुम्हारे दिमागों में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि मैं यहाँ से तो बाग में जल्दी पहुँच गया था, लेकिन तुम लोगों को यहाँ लाने में बहुत वक्त लगा दिया। इसका सबब यही है कि मैं तुम्हें एक लंबे रास्ते से लाया हूँ। यहाँ से बाग तक एक शॉर्टकट रास्ता भी है। अब तुम सोच रहे होगे कि हमने तिलिस्म में इसी जगह को अपना अड्डा क्यों बनाया। इसका जवाब यही है कि हमारी विराम घड़ी यही बता रही है कि जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से ठीक 1000 फीट नीचे वह खजाना है। खैर, ये सब बातें तुम्हें बाद में भी पता लग जाएंगी। मैं ये बता रहा था कि मैंने इस जगह को अड्डा बनाया। एक दिन तिलिस्म में घूमते वक्त हमारी मुलाकात माइक से हो गई। हमने माइक को गिरफ्तार करके कितनी हिफाजत से उसे अपने पास रखा, ये तुम देख ही रहे हो। यहाँ हम खजाने तक पहुँचने की कोशिश करते थे। आओ, अब हम तुम्हें वह जगह दिखाते हैं जहाँ से खजाने तक के लिए रास्ता जाता है। सिंगाई के ये अल्फाज खत्म ही हुए थे कि एक गड़गड़ाहट के साथ हॉल की एक अन्य दीवार में रास्ता बन गया। आओ मिस्टर कार्टून, तुम भी आओ, मगर बोलना नहीं, जैक्सन ने टुम्बकटू से कहा। इतनी देर से एक स्टैचू की तरह चुपचाप खड़ा टुम्बकटू अब भी चुप ही रहा, लेकिन ऐसे जैसे वह जैक्सन का जन्मजात गुलाम हो। बॉन्ड और उचांग के पीछे पीछे चल पड़ा। बागारोव अपनी जगह उसी तरह स्थिर था। सबसे आगे जैक्सन, उसके पीछे सिंगई, उचांग और बॉन्ड, सबसे पीछे टुम्बकटू। हॉल में बने उस दरवाजे से निकलकर वे एक गुफा में आ गए। इस वक्त बॉन्ड और हुचांग की तरफ सिंगई की पीठ थी। हुचांग ने तो इस मौके का लाभ उठाकर सिंगई पर जंप लगाने की कोशिश भी की थी, मगर बॉन्ड ने आंखों के संकेत से उसे मना कर दिया था। वह जानता था कि इस वक्त उनकी किसी भी हरकत का परिणाम उनके हक में नहीं निकलेगा। उन्होंने देखा कि सिंगई ने गुफा में लगी एक खूंटी को दबाया। दीवार हटी और वहाँ एक आले में वही विराम घड़ी रखी थी जिसका जिक्र उसने अपनी कहानी में किया था। वह घड़ी जो बनावट में ठीक वैसी ही थी जैसी कि सिंगई ने उन्हें बताई थी। घड़ी दिखाता हुआ सिंगई बोला, ये है वो घड़ी जो ज़मीन में दफन दौलत की तरफ संकेत करती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। सुरंग में यात्रा उसी तरह जारी रही। कई मोड़ घूमने के बाद वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहाँ एक दरवाज़ा था। जैक्सन ने एक खास तरीके से खास जगह से दरवाज़ा थपथपाया। गुफा में ऐसी आवाज़ गूंजी जैसे कोई ढोल बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया जा रहा हो। वह दरवाज़ा लोहे का था जो लगातार 2 बार खटखटाने से ऊपर की तरफ दीवार में गुम हो गया। अब उन सबके सामने एक हॉल था। हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था। हॉल के बीचों बीच एक हाथी की लाश पड़ी थी। जिस दरवाजे को अभी अभी जैक्सन ने खोला था, ठीक इसके सामने हॉल के पार एक ऐसा ही दूसरा दरवाज़ा था। उधर का दरवाज़ा इस वक्त बंद था। उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए हाथी की लाश के ऊपर से गुजरना ज़रूरी था। दरवाज़ा खुलते ही जिस चीज़ पर सबसे पहले उनकी नज़र पड़ी थी, वही एक पर्चा था जो दरवाजे के ठीक बीच में इस तरह लटक रहा था कि यहाँ आने वाले हर आदमी की नज़र उस पर ज़रूरी पड़े। इन्होंने एक वैसा ही पर्चा सामने वाले दरवाजे पर भी लटका दिया। बस हॉल में अन्य ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जिसे अपने कथानक में हम यहाँ जगह दे सकें। सुरंग से कुछ ज़्यादा चौड़ा हॉल, हॉल के ठीक बीच में ऐसी पोजीशन में पड़ी हाथी की लाश कि कोई इंसान उस पर से गुजरे बिना सामने ही चमकने वाले ऐसे ही दूसरे दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। खुले हुए दरवाजे के ठीक बीच में लटके पर्चे की तरफ संकेत करके सिंगाई बोला, आप इस पर्चे पर लिखी इबारत को देख सकते हैं। यह ठीक वही इबारत है जो माइक बनकर मैंने तुम्हारे पास बाग में पहुंचाई थी, लेकिन ध्यान रखना, इस पर्चे को छूने की बिल्कुल कोशिश मत करना। दूर से ही इस इबारत को पढ़ना, छूते ही बहुत तेज झटका मारता ही है। बॉन्ड, हुचांग और टुम्बकटू ने उस इबारत को पढ़ा। बेशक यह वही इबारत थी जिसका हल टुम्बकटू ने बाग में निकाला था और जिसे सॉल्व करके उन्होंने सिंगाई को माइक समझकर बाग में से कोठरी में पहुंचाया था। उनमें से किसी ने भी पर्चे को छूने की कोई कोशिश नहीं की। सब हॉल में आ गए। हॉल में पहुंचकर सिंगाई ने कहा, तुम देख रहे हो कि बीच में हाथी की लाश पड़ी है।
तुम इसे कितने भी गौर से देख लो, लेकिन ये तुम्हें हाथी की लाश ही लगेगी। मगर इसे छूकर देखोगे तो पता लगेगा कि हाथी की ये लाश किसी बहुत ही निखरे हुए शिल्पकार ने पत्थरों से बनाई है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है जैसा कि मैंने उस पत्र में लिखा था, जो माइक के भेस में मैंने तुम्हारे पास बाग में पहुंचाया था। देखो, मैं इस लाश के ऊपर चढ़ रहा हूँ। कहने के साथ ही सिंघई लाश की तरफ बढ़ गया। वह हाथी की लाश के ठीक बीच में यानी पेट वाले स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। आप अगर कुछ समझना चाहते हो तो गौर से सुनो। सिंघई ने हाथी की लाश के पेट पर खड़े होकर कहा, जिस रास्ते से तुम यहाँ आए हो वो तो तुमने देख ही लिया। इधर ये भी ठीक वैसा ही दरवाज़ा है जिससे हम आए हैं। इसके बीच में भी एक बरछा लटक रहा है। इस दरवाजे के पार भी वैसी ही गुफा है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मंजिल यही है। कहने के साथ ही उसने अपने हाथ में दबी घड़ी उन्हें दिखाई और बोला, ये देखो, इसमें दिशा बताने वाली सुई एकदम धरती की तरफ है। इसका सीधा सा मतलब है कि जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ठीक इसके 1000 फीट नीचे 20 खरब का खजाना है। इतनी बातें हमें मालूम हो चुकी थी, लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। यही हमारी समस्या थी। जब हमारी बहुत सी कोशिशों के बाद भी यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल सका, तो हमारा ध्यान इस हॉल के दोनों दरवाज़ों पर लटके बर्छों की तरफ और उन पर लिखी इबारत की तरफ गया। यह भी हमने नोट किया कि इन दोनों ही बर्छों पर एक ही इबारत लिखी है। जिस तरकीब से ये तिलिस्म बनाया गया है और जैसी जैसी करामातें इसमें हमने देखी, उनसे हमने ये अंदाज़ा बखूबी लगा लिया था कि हो ना हो खजाने तक भी पहुंचने का ऐसा ही कोई तिलिस्मी रास्ता ज़रूर होगा। मगर वह रास्ता है कौन सा और कैसे खुलता है, यही समस्या उस वक्त हमारे सामने मुंह बाए खड़ी थी। इस हॉल और हाथी की अच्छी तरह से जांच करने और चारों तरफ दिमाग घुमाने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि हो ना हो खजाने तक पहुंचने वाले रास्ते की कुंजी इन दोनों पर्चों पर लिखी ये इबारत है। चारों तरफ से दिमाग समेट कर मैं और प्रिंसेस इस इबारत को समझने में दिमाग खर्च करने लगे, किंतु 4-5 दिन की कोशिश के बाद भी इस इबारत का मतलब हमारी समझ में नहीं आया। आज सुबह भी हम इसी इबारत को समझने की कोशिश में थे कि उन दो बूढ़ों में से एक ने हमें आकर खबर दी कि 4 आदमी बाग में टहल रहे हैं। हमने ऊपर की कोठरियों में से बाग में तुम्हें देखा। उस वक्त हमने तुम्हें इस तरह छुप कर देखा था कि तुम हमें नहीं देख सके। जब हम तुम्हें देखकर इस कोठरी में वापस लौट रहे थे तो प्रिंसेस ने कहा, ओह, इस इबारत को सॉल्व करने में ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं। इनका इशारा तुम्हारी तरफ था। क्या मतलब? मैंने हल्के से चौंक कर पूछा। ये तो तुम भी जानते हो महामहिम कि ये सभी एक से एक तेज़ बुद्धि रखते हैं, प्रिंसेस ने कहा। मुमकिन है कि इनमें से कोई या ये सब मिलकर इस इबारत को सॉल्व कर सके। बात तो तुम्हारी ठीक है प्रिंसेस, मैंने कहा, लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे लिए सॉल्व क्यों करेंगे। हाँ, ये तो वाकई सोचने की बात है, प्रिंसेस ने भी सोचने के से अंदाज में कहा। इसके बाद हम चुपचाप सोचते और समझते रहे, मगर उस वक्त हमें कोई तरकीब नहीं सूझी। जिस वक्त हम उस जगह पहुँचे जहाँ माइक उल्टा लटका है, तो अचानक प्रिंसेस के मुंह से निकला, ओ हाँ, एक तरकीब हो सकती है। क्या? मैंने पूछा। ये लोग अपने दोस्त माइक के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रिंसेस ने कहा। माइक इनका दोस्त है। अगर हम इन्हें यह जताएं कि माइक किसी खतरे में फंस गया है और अब वह सिर्फ उन्हीं की मदद से मौत के मुंह से निकल सकता है, तो ये जानने के बाद वे सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह सोचते सोचते हमने वह स्कीम बना ली जिसमें तुम्हें फंसाया गया, यानी मेरा बूढ़ा माइक बनना, कोठरी के दरवाजे से तुमसे बातें करना, तुम्हें माइक की राइटिंग में वह कागज़ लिखना। ये दोनों बूढ़े, जिन्हें एक तरह से तुम हमारे मददगार कह सकते हो, तुम्हें दिखावे के लिए और तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए माइक खतरे में, इनका कभी भालू कभी चीता बनना। तुम्हें याद होगा कि एक बार इन्होंने ही तुम्हें कोठरी के दरवाजे से छुरे भी दिखाए थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि हमारी वह चाल एकदम कामयाब रही और तुमने माइक की जान बचाने के लिए ये इबारत हल कर दी, जिसे तुम ये जानने के बाद कभी हल नहीं करते कि इसे हम हल करवाना चाहते हैं। तुम्हारे इस नाटक की तारीफ़ करनी पड़ेगी, उचांग बोल उठा। बस तुम्हारा हाल मिलते ही हमारी प्रॉब्लम हल हो गई, जैक्सन ने कहा। हमने वैसे ही किया जैसे कि इबारत के हल में तुमने लिखा था, यानी इनमें से एक बर्छा उतारकर हाथी के कान में डालकर घुमा दिया। इसके प्रभाव से क्या हुआ ये तुम अपनी आंखों से अभी देख लोगे। जैक्सन की बात खत्म होने के बाद सिंघई हाथ की लाश से उतरा और बंद दरवाजे की तरफ लटके बर्छे की तरफ बढ़ गया। तुमने हमसे कुछ न कुछ छुपाया है, अचानक बॉन्ड बोल पड़ा। क्या मतलब? सिंघई ने कहा। तुम शायद भूल गए कि उस इबारत का सही हल ये था कि सावधानी से दाएं बढ़ो, 3 मोड़ बाद हाथी की लाश मिलेगी, छूना मत, खतरा है। यही लेकर हाथी के कान में डालकर घुमा दो। तुम्हें इस हल का सिर्फ आखिरी वाक्य की याद रहा। ना तो इन बर्छों के बाद 3 मोड़ घूमने पड़ते हैं और हम देख रहे हैं कि ना लाश को छूने से ही कोई खतरा है। ज़रूर तुमने यहाँ की हालत में किसी तरह का बदलाव किया है।
ओह! सिंघई के होंठों पर मुस्कान दौड़ गई। तो इस बात को पकड़ ही लिया तुमने। हाँ, यह हकीकत है कि हमने यहाँ की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन किया है। ये दोनों बर्छे यहाँ से दोनों तरफ की सुरंगों में तीन तीन मोड़ों पर लटके हुए थे। इस हाथी की लाश में भी वह गुण था, यानी इसको छूने मात्र से ही बड़ा तेज झटका लगा था। इसको छूते ही एक बार तो मैं खुद भी बेहोश हो गया था। ये बर्छे इनकी असली जगह से उतार कर हमने ही यहाँ टांगे। जब तक ये बर्छे अपनी असली जगह टंग रहे थे, तभी तक इस लाश में यह गुण था कि इसको छूटे ही झटका लगे। जब से हमने ये बर्छे वहाँ से उतार कर यहाँ टांगे, उसी वक्त से हाथी की लाश की खासियत जाती रही। मैंने तुमसे अभी अभी कहा था कि वहाँ लटके बर्छे को मत छूना वरना धोखा खाओगे। अब तुम ये भी समझ गए होगे कि वह सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम में से कोई बर्छे को हाथ ना लगाए। ये बर्छे तिलिस्म बनाने वालों ने यहाँ से दोनों तरफ की गुफाओं में तीन तीन मोड़ बार लटकाए थे। इन दोनों को इनकी असली जगह से हटाकर यहाँ खुद हमने लटकाया। अतः तुम समझ सकते हो कि इनमें झटका मारने आदि की कोई खासियत अब नहीं है। इन अल्फाजों के साथ ही सिंघई बर्छे के करीब पहुँच गया और वहाँ से बर्छा उतार कर वापस हाथी की लाश की तरफ आया। इसका मतलब हाथी की लाश को छूने से उसी वक्त तक खतरा था जब तक कि ये दोनों बर्छे अपनी जगहों पर थे। दोनों ही नहीं, बल्कि अगर इन दोनों बर्छों में से एक भी अपनी असली जगह पर रहे तो इस लाश को छूना खतरनाक था। जवाब सिंघई ने दिया था, यह प्रयोग हम कर चुके हैं। जब हमने दोनों ही बर्छे इनकी असली जगह से हटा लिए, तभी तो इस लाश को छू सके। अब उस इबारत के हल के मुताबिक मैं ये बर्छा हाथी के कान में डालकर घुमाता हूँ। उसके परिणाम स्वरूप तुम ज़रा गौर से इस हॉल में होने वाली प्रतिक्रिया को देखना। ऊचांग और बॉन्ड ने पहली बार गौर से हॉल में पड़े हाथी की लाश को की स्थिति को देखा। हाथी की ये लाश एक करवट से पड़ी थी। चारों टांगें फैली हुई थी। सिर्फ एक ही कान ऊपर था। हाथी की पूंछ और सूंड उसके जिस्म के नीचे दबी हुई थी। सिंघई उसके कान की तरफ बढ़ा। पर्चा कान में डालकर घुमाते ही हाथी की एक भयानक चिंगाड़। ना सिर्फ वह हॉल बल्कि सारा तिलिस्म कांप उठा। जैक्सन, सिंघई, हुचांग और बॉन्ड जैसे शातिर चौंक कर एक एक कदम पीछे हट गए। ज़बरदस्त हलचल सी हुई। निर्जीव से पड़े हाथी का जिस्म हरकत में आ गया। रह रहकर हाथी के चित्कारों से माहौल गूंजने लगा। उनके देखते ही देखते हाथी के विशालकाय जिस्म ने एक करवट ली और वह अपने चारों घुटनों पर बैठ गया। पेट वाला हिस्सा ज़मीन से लगा हुआ था। उसके दोनों कान तेजी से फड़फड़ा रहे थे। आंखों की पुतलियां इस तेजी से चल रही थी मानो वह हॉल में मौजूद हर इंसान को अच्छी तरह देख लेना चाहता हो। कुछ ही देर बाद हाथी के मुंह से निकलने वाली चित्कारें खत्म हो गईं। ये देखकर बॉन्ड और हुचंग दंग रह गए कि हाथी के जिस्म से लगातार चिंगारियां से उठ रही थीं। वह इसी तरह अपने चारों घुटनों पर ज़मीन से लगा बैठा था। सूंड को सामने मोड़कर उनसे ऐसा बना लिया था मानो किसी को सूंड पर चढ़ जाने का निमंत्रण दे रहा हो। सारे जिस्म पर इस वक्त ऐसी चिंगारियां उठ रही थी कि उसके जिस्म को कोई छू भी नहीं सकता था। सूंड के अंदर तक एक अल्फाज रह रहकर चमक रहा था। उस अल्फाज को सभी ने खास तौर से पढ़ा। लिखा था, अगवानी। बस ऐसी स्थिति में स्थिर हो गया था हाथी। सिंघई ने कहा, बस अभी हमने भी इस हाथी का खेल यहीं तक देखा है। इस वक्त इसके जिस्म से उठने वाली ये चिंगारियां इस बात की गवाह है कि ऐसे वक्त में हाथी को छूना नहीं चाहिए। सूंड के अंदर चमकने वाला अल्फाज अगवानी आपने पढ़ लिया होगा। इसका सीधा मतलब है कि खजाने तक पहुंचने के लिए रास्ता इस सूंड से ही जाता है। हाथी का पेट इस हालत में भी ज़मीन से लगा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस सूंड के अंदर से ले होकर हाथी के पेट में जाओ और वहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होंगी जो कदाचित खजाने तक ले जाएंगी। हमने इस हाथी पर पर्चे का इस्तेमाल तुम्हारे सामने दूसरी बार किया है। पहली बार हम और जैक्सन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम में से किसी ने भी इस सूंड के अंदर जाकर नहीं देखा है। इतना काम करने के बाद ही बूढ़ा माइक बना मैं तुम्हें लेने बाग में गया था। लेकिन ये दोबारा अपनी लाश वाली अवस्था में कैसे आया? हाँ, इस सवाल ने हमें भी बेहद परेशान कर दिया था, जैक्सन ने कहा। बहुत देर तक हमारी समझ में नहीं आई कि इसे इसकी पूर्व अवस्था में कैसे लाया जाए। कई उद्योग करने के बाद हमारे दिमाग ने इस उलझन को हल कर लिया। वही बर्छा हाथी के दूसरे कान में डालकर घुमाने से ये पहले जैसे पोज में ही लाश बनकर लेट जाता है। वूचांग और बॉन्ड के सामने चिंगई ने वैसे ही किया। टुम्बकटू किसी स्टैचू की तरह चुपचाप खड़ा सब कुछ देख और सुन रहा था। इतना सब कुछ दिखाने के बाद सिंघई और जैक्सन ने उन्हें वापस चलने का हुक्म दिया। वापस चलते हुए सिंघई ने रास्ते में कहा, अब तुम देख सकते हो कि हम लगभग खजाने तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद हम हाथी की सूंड के रास्ते खजाने तक पहुंचेंगे। उसके बाद खजाना हमारे कब्जे में होगा। फिर समस्या सिर्फ बाहर निकलने की रह जाएगी। सो वह भी हम किसी न किसी तरह हल कर ही लेंगे। कुछ ही देर बाद वे सब उसी हॉल में पहुंच गए जिसमें कि बेहोश चैतान सिंह और हवा में लटका बागारोफ था। टुम्बकटू उसी तरह दीवार के सहारे खड़ा हो गया।
वहाँ पहुंचकर जैक्सन ने कहा, महामहिम, शैतान सिंह की बेहोशी दूर करके इससे बातें करनी चाहिए। मुमकिन है तिलिस्मी मामले में यह हमारी कुछ मदद कर सके। हम भी यही सोच रहे हैं। कहने के बाद सिंघई बेहोश शैतान सिंह की तरफ बढ़ा। इतने में टुम्बकटू बोला, स्वप्न सुंदरी, अब तो मैं बहुत देर से चुप हूँ, मुझसे शादी करोगी ना? मुस्कुराई जैक्सन। बोली, तुमने अब खुद ही बोलकर वह चांस खो दिया। 5वां बयान। आप जानते हैं कि पिशाचनाथ ने उस तिलिस्म का रास्ता अच्छी तरह देखा है जिसका मेघराज दारोगा है। 5वें भाग के 7वें बयान में आपने तिलिस्म के अंदर जाने का वह रास्ता पढ़ा भी है, अतः यहाँ बेकारी उसका हाल बयान करके जगह का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यहाँ मुख्तसर में सिर्फ इतना ही लिखकर अपना काम चलाते हैं कि विकास को साथ लेकर पिशाचनाथ उस छोटे से तिलिस्म के अंदर चला गया। सारे रास्ते विकास पिशाचनाथ द्वारा की गई तिलिस्मी कार्रवाइयों और तिलिस्म से ताल्लुक़ रखने वाले सभी बातों को गौर से सुनता और देखता रहा। तिलिस्म के इधर उधर का हाल बयान करने का हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें आगे चलकर इस तिलिस्म या इसकी बनावट से कोई ज़्यादा मतलब पड़ने वाला नहीं है। अतः यहाँ सिर्फ अपने मतलब की यही बात लिखते हैं कि पिशाचनाथ विकास को अनेक तिलिस्मी दालानों, कमरों, कोठरियों और बागों में से निकालकर ठीक उस जगह ले गया जहाँ की कैफियत गुरबचन सिंह ने अपने पहले सवाल में बयान की थी। वह कैफियत हमारे पाठक 13वें भाग के सबसे आखिरी बयान में पढ़ाएं। फिर भी हम यहाँ इतना तो लिख ही देते हैं कि एक छोटा सा मैदान है, सामने ही दो एक ही जैसे दरवाजे हैं और दोनों दरवाज़ों के बाहर गुरबचन सिंह के बताए मुताबिक ही दो संतरी खड़े हैं। आगे बढ़कर विकास ने एक संतरी से वही सवाल किया जो करने के लिए उसने गुरबचन सिंह इत्यादि से कहा था। यहाँ हम वो सवाल नहीं लिख सकते क्योंकि इस सवाल का जवाब तो आपको देना है। उसके सवाल करते ही तिलिस्मी संतरी ने जवाब दिया और जवाब सुनने के बाद विकास उन दोनों में से एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पिशाचनाथ को उसने अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही वे दोनों दरवाजे के करीब पहुंचे, फटाक से वह संतरी जिससे विकास ने सवाल किया था ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज़ सुनते ही दोनों ने पलटकर संतरी की तरफ देखा। इतने में फाटकनुमा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वे चौंके। उन्होंने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो एक हल्की सी आवाज़ के साथ धीरे धीरे दरवाजे को खुलता पाया। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। उन्होंने देखा, दरवाजे के पार एक गुफ़ा थी। ये गुफ़ा काफ़ी दूर तक सीधी जाने के बाद दाईं तरफ को मुड़ गई थी। विकास और पिशाचनाथ बेधड़क दरवाज़ा पार करके गुफ़ा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे गुफ़ा के साथ दाईं तरफ घूमे, उन्हें ये गुफ़ा एक कोठरी की शक्ल में ख़त्म होती दिखाई दी। कोठरी की एक दीवार के सहारे एक संदूक रखा था जिसमें कोई ताला नहीं था। विकास ने आगे बढ़कर संदूक का पलड़ा उठाया तो देखा कि संदूक के अंदर एक किताब के अलावा कुछ नहीं था। उस किताब की ज़िल पर मोटे मोटे हरफों में लिखा था, मुकरन। हाँ, यही है। मुकरन पर नज़र पड़ते ही पिशाचनाथ के मुंह से निकल पड़ा, इसी को मेरे दादा भूतनाथ ने लिखा था। बिना कुछ बोले विकास मुस्कराया और उसने हाथ बढ़ाकर किताब उठा ली। उसी पल पिशाचनाथ ने एक ऐसी हरकत की जिसकी विकास को ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी। उसने एक झटके के साथ विकास के हाथ से मुकरन छीन लिया। विकास के दिमाग में बिजली सी कौंधी व गुर्राया, इस बदतमीजी का क्या मतलब? जवाब में बहुत जोर से हंस पड़ा पिशाच। हा 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 हा। एक क्षण के लिए तो विकास अवाक सा पिशाच को देखता रह गया। हंसने के बाद गुर्राया पिशाच, बस लड़के, काम खत्म हो चुका है तेरा। मुझे मुकरंद हासिल करना था सो मेरे हाथ में है। अब तू जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप चला जाए यहाँ से। विकास के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। बोला, क्या कहना चाहते हो? अब भी नहीं समझा? बेहाई से हंसता हुआ पिशाचनाथ बोला, हमने तो सुना था कि बड़ा समझदार दिमाग वाला और ताकतवर है तू। ये भी सुना था कि आधुनिक युग का सबसे खतरनाक अय्यार है। बड़े बड़े देश तेरे नाम से कांपते हैं। उन देशों के अय्यार तेरे सामने पानी भरते हैं और मुजरिम तो उस जगह हाथ ही नहीं डालते जहाँ तू होता है। बड़ी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी तेरी, लेकिन तू तो कुछ भी ना निकला। मुकरन तेरे हाथ से छीन ली और मेरे इन अल्फाजों के बाद भी तू मेरा मतलब नहीं समझा। इसका मतलब तुम अपनी औकात पर उतर आए हो। विकास का चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। औकात पर तो मैं पहले से ही था। उसी तरह ढिठाई से हंसते हुए पिशाचनाथ ने कहा, रमणी घाटी में मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ तो सिर्फ वहाँ मौजूद बड़े बड़े अय्यारों को धोखा देना था। बोल लड़के, कैसी रही मेरी अय्यारी? बड़े बड़े दबंग अय्यार बैठे थे वहाँ, सब धोखा खा गए। गुरबचन सिंह, पिछले जन्म का देव सिंह, शेर सिंह, सब चक्कर में आ गए। मान गया ना लड़के? इस सदी का सबसे बड़ा अय्यार पिशाचनाथ है। सबको धोखे में डाल दिया। कोई नहीं समझा कि पिशाच क्या चीज़ है। तेरे दिल में फिर बदनीयती आ गई है पिशाच। विकास गुर्रा उठा, वक्त रहते ही संभल जा। बदनीयती?
बुरी तरह हंसता हुआ पिशाचनाथ बोला, अभी तक मेरी बातों में आए हुए हो। नेक नियति आई ही कब थी मेरे दिल में। मेरी बातों पर यकीन करने की अपनी मूर्खता पर गुस्सा खा रहे हो तुम। और आपे से बाहर हो गया विकास। बिजली की सी फुर्ती से उसका जिस्म हवा में लहराया। कदाचित उसका इरादा पिशाच के सीने पर फ्लाइंग किक मारने का था, लेकिन गजब कर दिया पिशाच ने। उसने हवा में लहराते विकास की दोनों टांगें पकड़ी और घुमाकर कोठरी की एक दीवार पर दे मारा। बिल्कुल इस तरह मानो विकास उसके सामने कोई बच्चा रहा हो। विकास के कंठ से चीख निकल गई। अभी आधुनिक युग के लोगों से ही टकराया लड़के, पिशाच से तो ये पहले ही टकराव है। पिशाचनाथ ने मुकरंद अपने बटुए में डालते हुए तैयार होकर कहा, अब सारी ताकत मेरे हाथ में। तुझे अपने पास कैद रखूंगा। अपने साथ एक दूसरे विकास को लेकर रमणी घाटी में उन दिग्गज अय्यारों के बीच जाना है। मुकरंद उनके हवाले करना है। सारी रियासतों को जीतने इत्यादि कामों में भरपूर मदद करनी है। इतने कामों के बाद गुरबचन, शेर सिंह और देव सिंह को मुझ पर पूरा यकीन हो जाएगा। सबको जीतने के बाद उनका काम होगा तिलिस्म को तोड़ना। इस काम में भी मैं उनकी भरपूर मदद करूंगा। मेरा असली रूप तो उस वक्त उनके सामने आएगा जब सारा तिलिस्म तोड़ चुकने के बाद शेर सिंह और देव सिंह खजाने पर पहुंचेंगे। विकास संभल चुका था। वो जान चुका था कि पिशाच कोई साधारण आदमी नहीं है। पिशाच के ऊपर जैसे विकास की ताकत का कोई खौफ नहीं था। वो कहे जा रहा था, पहले मैं गलत रास्ते पर था लड़के, सही रास्ते पर तो अब आया हूँ। जो मैंने पहले सोचा था, यानी रक्त कथा और मकरंद को हासिल करके खुद ही तिलिस्म तोड़ना और तिलिस्मी खजाने को हासिल करने का मेरा ख्याल बिल्कुल गलत था। ये बात तो मेरे दिमाग में अब आई है कि रक्त कथा और मकरंद चाहे जिस पर हो, तिलिस्म शेर सिंह और देव सिंह के अलावा दुनिया का और कोई आदमी कभी नहीं तोड़ सकता। उन दोनों के अलावा कोई भी आदमी रक्त कथा और मकरंद पढ़कर तिलिस्म के बारे में जानकारी तो हासिल कर सकता है, लेकिन तिलिस्म तोड़कर उसके खजाने तक सिर्फ वही पहुंच सकते हैं जिनके नाम से तिलिस्म बंधा है। और अब मेरी चाल यह है कि तिलिस्म उन्हीं के हाथ से तुड़वाना है। तिलिस्म टूटने और खजाने तक मुझे अपना पूरा यकीन उनके दिलो दिमाग पर हावी कर देना है। जिस तरह विकास बनकर तुम्हारी जगह मेरा एक आदमी उस मंडली में मिलेगा, उसकी तरह तिलिस्मी खजाने तक पहुंचते पहुंचते ज़्यादातर आदमी मेरे ही होंगे। और उस वक्त मैं शेर सिंह और देव सिंह से पूछूंगा कि राक्षसनाथ के तिलिस्म पर असली हक किसका है। बोलो, क्या यह पिशाच की ऐसी चाल नहीं जिसमें बड़े बड़े दिग्गज अय्यार फंस गए? पिशाच की बातें सुनकर विकास का दिमाग झंझना कर रह गया। विकास को मानना पड़ा कि बेशक पिशाचनाथ उस टापू पर मौजूद सभी दिमागों से बड़ा दिमाग है। जो इस वक्त पिशाच कह रहा है, अगर वह सच है तो सचमुच पिशाच आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक ही झटके में विकास को पिशाचनाथ की ताकत का अंदाज़ा भी हो गया था। वह समझ गया कि पिशाचनाथ की ताकत के बारे में उसने जो अंदाज़ा लगाया था वह गलत था। पहली फ्लाइंग किक जो विकास ने पिशाच को अपने सामने साधारण लड़ाका समझकर लगाई थी, अब उसकी समझ में आया कि पिशाच उतना साधारण नहीं। विकास ने अपनी समस्त इंद्रियों को समेटा। अब वह पिशाच को अपने बराबर का समझकर उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। एक भयानक शातिर की तरह इस वक्त वह पिशाच के सामने खड़ा कह रहा था, बेशक तुम्हारी साजिश काबिल तारीफ़ है पिशाच, लेकिन तुम मात खा गए। अपने दिल का भेद तुमने गलत वक्त पर गलत आदमी के सामने खोल दिया। अब तो ये खैर मनाओ कि तुम अपने पैरों पर चलकर इस तिलिस्म से बाहर निकलो। अभी तुमने विकास का सिर्फ नाम सुना है, काम नहीं देखा है। काम भी देख ही रहा हूँ लड़के। पतला सा पिशाच मुस्कुरा उठा, और अभी देखूंगा भी। एक ही पटकी में तो दीवार पर जा लगी। संभलो पिशाच, कहने के साथ ही विकास हवा में उछला और पिशाच ने फिर पहले की तरह हवा में विकास की टांगें पकड़ने की कोशिश की, मगर इस बार बड़ा ही ज़बरदस्त धोखा खाया पिशाच ने। उसने विकास को पहली जब मात दे दी थी, उसके बूते पर पिशाच खुद को विकास से कुछ ज़्यादा ताकतवर समझने लगा था। उसका वह वहम उस वक्त एक तेज़ झटके के साथ टूटा जब उसने महसूस किया कि वह कमरे की ज़मीन पर चारों खाने चित गिरा है। हुआ ये कि इस बार विकास ने हवा में उछलने का सिर्फ उपक्रम किया था, उछला नहीं था। भ्रम में पड़कर पिशाच ने हवा में यूं उसकी टांगें पकड़नी चाहिए, लेकिन लड़का ज़्यादा तेज था। हवा में उछलना तो एक डॉज थी। असल में तो विकास ने बिजली की सी फुर्ती के साथ पिशाच की टांगें खींच दी थी। नतीजा, धड़ाम से पिशाचनाथ चारों खाने चित। और पिशाचनाथ का ये वहम एक ही सायत में बिखर गया कि विकास के मुकाबले वह ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर है। यह ख्याल दिमाग में आते ही विकास को काबू में करने के लिए उसे भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। वह एक झटके के साथ खड़ा हो गया, किंतु खड़ा होते ही एक बार फिर बुरी तरह लड़खड़ा गया। वह ये कमाल था उसके जबड़े पर लगने वाले एक ज़बरदस्त घूंसे का। ना चाहते हुए भी पिशाचनाथ के मुंह से एक चीख निकल गई। मुंह से खून बह निकला। आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच उठे। इस जज्बात ने उसे संभाला कि उसे विकास पर काबू पाना है। वह संभला
और दिमाग को अपने कब्जे में किया। सामने देखा। सामने ठीक 2 कदम की दूरी पर लंबा लड़का खड़ा था, विकास। लड़के के चेहरे पर मौजूद हिंसक भावों को देखकर कांप उठा पिशाच। लंबाई में उससे भी आगे निकला हुआ भयंकर और खूंखार लड़का। पहली बार पिशाच ने महसूस किया कि मासूम सा नजर आने वाला विकास ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक है। पिशाच बेटे, विकास की गुर्राहट। अब तेरी खाल उधेड़ कर ही गुरु के पास ले जाऊंगा तुझे। इस तरह सारी योजना को नाकामयाब नहीं होने दूंगा मैं। इस अल्फाजों के साथ ही पिशाच का हाथ अपने बटुए की तरफ गया। विकास अच्छी तरह जानता था कि यहाँ के अय्यारों का बटुआ कितना करामाती होता है। इससे पहले कि पिशाचनाथ बटुए से कुछ निकाल सके, किसी खतरनाक चीते की तरह उसने पिशाच पर जंप लगा दी और एक दूसरे से गुथ गए वे दोनों। कभी विकास ऊपर तो कभी पिशाच। कभी पिशाच का घूंसा विकास की आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे बिखेर देता, तो कभी विकास की ठोकर पिशाच को बिलबिलाने पर मजबूर कर देती। अब तक दोनों ही एक दूसरे की ताकत का सही अंदाज़ा लगा चुके थे और इसलिए अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। जोड़ बराबर की थी। ताकत में विकास के मुकाबले पिशाचनाथ बेशक 21 था, लेकिन विकास चेला था विजय और अल्फांसे जैसे गुरुओं का। लड़ने के जितने तरीके वह जानता था, उतने तो पिशाच ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। पिशाच उसे ताकत से दबाना चाहता था, लेकिन विकास हर बार अपने किसी दांव का प्रयोग करके पिशाच को चमत्कृत सा करता हुआ उसके पंजे से निकल जाता। पिशाच का दिमाग अभी उसकी निकलने की तरकीब में ही उलझा होता था कि दनाक से विकास के हाथ पैर या सिर का वार उसके जिस्म के किसी हिस्से पर होता और पिशाच के दिमाग में विचारों की लड़ी बिखर जाती। नतीजा ये हुआ कि विकास के सामने पिशाच कमज़ोर पड़ने लगा। काश हमें संतति का कथानक इस 4वें भाग में ख़त्म न करना होता। काश हमारे पास पिशाचनाथ और विकास के बीच होने वाली इस खूनी लड़ाई का हाल खुलासा तौर पर बयान करने की जगह होती, मगर मजबूर है। जगह कम होने की वजह से माफ़ी चाहते हैं। मुख्तसर में इतना ही कहकर काम चलाते हैं कि पिशाच और विकास के बीच में खूनी द्वंद्व करीब आधे घंटे तक चला। इस बीच दोनों के ही जिस्मों के विभिन्न स्थानों से खून बहने लगा। मगर हाँ, आखिर में विकास हावी हो गया था पिशाच पर। पिशाच ज़मीन पर चित पड़ा था। उसके सीने पर सवार था विकास। लड़के के हाथ किसी शिकंजे की तरह पिशाच की गर्दन पर जमे हुए थे। इस स्थिति को कम से कम 2 मिनट गुजर गए थे और इन 2 मिनटों में पिशाच ने अपनी गर्दन विकास की पकड़ से छुड़ाने के लिए क्या क्या कोशिश नहीं की, मगर सब नाकामयाब। पिशाच की सांस क्रिया रुकने लगी थी। चेहरा लाल, आंखें और जीभ बाहर लटक गई थी। विकास की गिरफ्त से निकलने के लिए वह छटपटा रहा था। उसकी यह हालत देखकर न जाने क्यों विकास के गुलाबी होंठों पर एक क्षीण सी मुस्कान दौड़ गई। आंखों में चालाकी भरी चमक उभरी। न जाने क्या सोचकर मुस्कुरा उठा था लड़का। कदाचित वह अभी अपने दिमाग के किसी ख्याल को पूरी तरह सोच भी नहीं पाया था कि उसके जिस्म को एक तेज़ झटका लगा। पिशाचनाथ ने अपने दोनों पैर उसके पेट में फंसाकर उसके जिस्म को अपनी पूरी ताकत से झटका दिया था। इस बार विकास खुद को संभाल नहीं सका। न सिर्फ पिशाच की गर्दन उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गई, बल्कि विकास हवा में लहरा उठा और इस बार गजब की फुर्ती का परिचय दिया पिशाच ने। न जाने कब उसने अपने बटुए से सफ़ेद सा चूर्ण निकाल लिया। उधर दोबारा संभल कर विकास उस पर जंप लगाने ही वाला था कि फर्श पर लेटे पिशाच ने चूर्ण विकास की तरफ उछाल दिया। सफ़ेद सा चूर्ण विकास के चेहरे पर जाकर लगा, मगर उस वक्त तक विकास उस पर जंप लगा चुका था। उसने पिशाच को फिर दबोच लिया, किंतु इस बार स्थिति दूसरी थी। विकास के चेहरे पर अपना चूर्ण देखकर उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया था। विकास के हाथ पुनः मजबूती के साथ पिशाच का गला दबा रहे थे, जबकि गला दबने के सबब से पिशाचनाथ के मुंह से भर्राई सी आवाज़ निकल रही थी। मान गया लड़के कि लड़ने की कला में तू मुझसे ज़्यादा माहिर है, लेकिन फिर भी हार तू ही गया। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे बेहोश होने से नहीं बचा सकती। और हकीकत थी भी यही। पिशाचनाथ का गला दबाते विकास के हाथों की पकड़ ढीली होती गई, जिसमें जैसे शक्तिहीन हो गया। कुछ ही देर में विकास का शक्तिहीन जिस्म पिशाचनाथ के ऊपर लुढ़क गया। एक झटके के साथ पिशाचनाथ खड़ा हो गया। फर्श पर औंधे मुंह पड़े विकास के जिस्म को देखा और बोला, मान गया लड़के की तेरे बारे में जो सुना था वह सच था, लेकिन मात तो खा ही गया तू। इन अल्फाजों के बाद पिशाचनाथ ने अपने जिस्म के विभिन्न स्थानों से बहते खून को साफ किया, कपड़े और अपना हुलिया दुरुस्त किया। बेहोश विकास को अपने कंधों पर डाला और हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर लिए उस कोठरी से बाहर निकल पड़ा गया। ऊपर अब पिशाचनाथ की रहस्यमयी कार्रवाई पढ़ाएं। अब हम यहाँ पिशाचनाथ की अगली कार्रवाई आपके सामने रखते हैं। इस बात का आप कुछ अपने दिमाग से सोचकर फैसला करें कि आगे चलकर पिशाचनाथ का क्या कुछ करना चाहता है। कुछ भी हो,
लेकिन पिशाचनाथ आएगा तो रमणी घाटी में ही, इसलिए उससे पहले ही रमणी घाटी में अपने पाठकों को साथ लेकर पहुंचते हैं। वो देखो, वहीं उसी पहाड़ियों से घिरे रमणीक मैदान में बहती हुई नदी के किनारे गुरबचन सिंह, अल्फांसे, विजय, महाकाल, ठाकुर निर्भय सिंह, गौरव सिंह, रघुनाथ, रैना, वंदना, अर्जुन सिंह, धनुष टंकार, ब्लैक बॉय, गणेश दत्त, गुलशन, केवल सिंह, शीला रानी, नाहर सिंह, भीम सिंह इत्यादि के अलावा कुछ नए शख्स भी मौजूद हैं। ऐसे नए नहीं कि जिन्हें आपने आज से पहले कभी देखा ही ना हो, बल्कि ऐसे नए जिन्हें आपने उस वक्त रमणी घाटी में नहीं देखा था जब पिशाच ने यहाँ मौजूद सभी शख्सों को अपनी जीवनी सुनाई थी। हाँ, आज तक हमने इस मंडली में मौजूद नए आदमियों के नाम नहीं लिखे। हम देख रहे हैं कि इस बार इस मंडली में बख्तावर सिंह, राम रतन, चंद्रप्रभा, नसीम बानो, जमुना, बिहारी सिंह, रामकली, बारू सिंह, गुलबदन, गंगा शरण आदि के अलावा गुरबचन सिंह और पिशाचनाथ के ऐसे अय्यार भी यहाँ मौजूद हैं जिनके नाम कथानक में कभी भी नहीं लिखे गए। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मैदान में काफ़ी भीड़ भाड़ है। इस मंडली में मौजूद नए आदमियों के जो नाम लिखे गए हैं, करीब करीब उन सभी को आप जानते हैं। फिर भी मुख्तसर में वहाँ उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना अपना फ़र्ज समझते हैं। बख्तावर सिंह और उसका लड़का गुलबदन मेघराज की कैद से भाग निकले थे, या आप पीछे खुद दारोगा मेघराज की ज़ुबानी पढ़ा है। गंगा शरण उनका अय्यार है जिसके बारे में आपने दूसरे भाग के छठे बयान में पढ़ा है। चंद्रप्रभा और राम रतन तो हैं ही बख्तावर सिंह की लड़की और दामाद। नसीम बानो किस तरह गुरबचन सिंह की शरण में आई, यह हाल आप 13वें भाग में गुरबचन सिंह की ज़ुबानी पढ़ा है। आपको याद होगा कि नसीम बानो शैतान सिंह की पत्नी है, बिहारी सिंह उसका लड़का है, जिसे पिशाच ने आज तक अपने कब्जे में कर रखा था। जमुना और रामकली तो क्रमशः पिशाचनाथ की लड़की और पत्नी हैं ही। बारू सिंह पिशाचनाथ का अय्यार है, जो अर्जुन सिंह को धोखे में डालने के लिए दूसरे भाग के 5वें बयान में नानक बना था। इनके अलावा पिशाचनाथ और गुरबचन सिंह के बहुत से शागिर्द हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात ज़रूर तरद्दुद की है कि अलग अलग जगहों से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग एक ही जगह इस वक्त यहाँ कैसे जमा हुए हैं। ये भेद तो उसी हालत में खुल सकता है जबकि हम इनके बीच होने वाली बातचीत सुने। वो देखो, गुरबचन सिंह कह रहे हैं, हमारी मंडली ने अपना काम जारी कर दिया है। हमारी पहली कार्रवाई का नतीजा ये हुआ है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सुरेंद्र सिंह मारा गया। वह काम महाराजा शेर सिंह ने वैद बनकर बड़े ही दिमाग से किया। धनुष टंकार ने जिस खूबी से दलीप सिंह के सिपाहियों और अय्यारों को, और उसी वक्त में जिस खूबी से महाकाल, केवल सिंह, गणेश दत्त, नाहर सिंह इत्यादि हमारे अय्यारों ने दलीप नगर और महल की दीवारों पर जो इश्तहार चिपकाए, वो सारी कार्रवाई यकीनन काबिल तारीफ़ है। इश्तहार को पढ़कर दलीप नगर में अय्यारी करते हमारे और पिशाचनाथ के करीब सभी अय्यार यहाँ पहुँच चुके हैं, अल्फांसे ने कहा। बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ और भी नए चेहरे यहाँ मौजूद हैं। उनके बारे में हमें गुरबचन सिंह बताएं। जो भी नए चेहरे आप देख रहे हैं महाराज, वे सब हमारे ही साथी और अय्यार हैं, गुरबचन सिंह ने बताया। जिस तरह के इश्तहार दलीप नगर में चिपकाए गए, यानी वे इश्तहार जिसमें लिखा था कि हमारे अय्यार अड्डे पर पहुँचे, वैसे ही इश्तहार चमनगढ़ में ही चिपकाए गए थे। उन इश्तहारों पर नीचे हमारे और पिशाचनाथ के दस्तखत थे, यानी उन इश्तहारों के ज़रिए यह हुक्म हमारे और पिशाचनाथ के सभी शागिर्दों और अय्यारों के लिए था। उन्हीं इश्तहारों को पढ़कर हमारे अय्यार यहाँ और पिशाचनाथ के शागिर्द पिशाच के घाटी वाले अड्डे पर पहुँचे। उनमें जमुना और बिहारी सिंह भी थे। पिशाच ने घाटी में खुद पहुंचकर अपने सभी मददगारों पर यह भेद खोल दिया कि वह हमारे हक में काम कर रहा है। उसने सबको ये भी समझाया कि वह वक्त आ गया है जब हम खुली तौर पर महाराज शेर सिंह और देव सिंह की ताबेदारी में काम करें। इस तरह सारी बातें समझाकर खुद पिशाची इन्हें यहाँ छोड़ गया। अब ये सब पिशाचनाथ के हुक्म से हमारे साथ हैं। इधर इश्तहारों में हमारा पैगाम सुनकर नसीम बानो यहाँ आकर हमसे मिली और इस बात पर तरद्दुद जाहिर किया कि हम पिशाच से कैसे मिल गए। अब क्योंकि वह वक्त आ गया है जब हमारे किसी भी मददगार में कोई आपसी पर्दा ना रहे, इसी सबब से हमने नसीम बानो पर सारी हकीकत खोल दी है। नसीम बानो अपने लड़के बिहारी से मिलकर बहुत खुश है। हमने इन्हें यह आश्वासन दिया है कि महाराज शेर सिंह और देव सिंह के हाथों जल्दी ही राक्षसनाथ का तिलिस्म टूटेगा और ये शैतान सिंह से मिल लेंगे। हमारे समझाने बुझाने पर नसीम बानो का प्रशाद से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि सुनकर आप सबको खुशी होगी कि नसीम बानो बिहारी और जमुना की शादी के लिए भी तैयार है। गुरबचन सिंह की इस बात पर सभी ने ज़ोर से ताली बजा दी। गुरबचन सिंह आगे बोले, बख्तावर सिंह और उसका लड़का गुलबदन सिंह उस रात दारोगा की कैद से भाग निकले जब मेघराज कलमदान के चक्कर में गया था, और उसका मददगार विक्रम सिंह और कुंती को तिलिस्मी कुएं से निकालने। इत्तेफाक से बख्तावर सिंह की मुलाकात आज हमसे हो गई। हमने इससे कहा कि रामरतन और चंद्रप्रभा हमारे पास महफूज हैं, कलमदान भी हमारे कब्ज़े में। हमने बख्तावर से कहा कि हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है,
हमारे दुश्मन वही हैं जो बख्तावर के हैं, यानी दलीप सिंह और दारोगा। हम में फैसला हो गया कि हम मिलकर काम करेंगे। मैंने बख्तावर और गुलबदन को पिशाच की घाटी में जाकर चंद्रप्रभा और राम रतन से मिला दिया। ये चारों आपस में मिलकर बहुत खुश हैं और सारी हकीकत जानने के बाद अपनी सारी ताकत से हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये चाहते हैं कि कलमदान को उमादत्त के सामने हाजिर करके दुष्ट मेघराज का भेद उन पर खोल दिया जाए। हमने बख्तावर सिंह की ये बात मान ली है और अब जल्दी ये सब कुछ होने वाला है। अपने अड्डे से बख्तावर सिंह ने अपने मददगार गंगा शरण को भी साथ ले लिया है। इस तरह अब हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ इस वक्त इस मैदान में जितने भी लोग मौजूद हैं वे सब महाराज शेर सिंह नहीं, शेर सिंह और देव सिंह के ताबेदार हैं और उनके हुक्म के गुलाम हैं। अब हमारे मददगार सिर्फ 4 ही आदमी यहाँ नहीं हैं। पिशाचनाथ, विकास, प्रगति और महाराज अर्जुन सिंह का अय्यार नानक। नानक और प्रगति तो चंपानगर में है ही। अजीत सिंह ने कहा, वे तो बेगम बेनज़ूर के खिलाफ अय्यारी कर रहे हैं। लेकिन पिशाचनाथ तो विकास नहीं है? अल्फांसी ने पूछा। अपनी पूर्व नियोजित योजना के मुताबिक हमने उन्हें मेघराज के तिलिस्म में मुकरंद लाने के लिए भेजा है, गुरबचन सिंह ने कहा। मगर तरद्दुद ये है कि उन्हें काफ़ी देर हो गई है। इतनी देर उन्हें नहीं लगनी चाहिए थी। तिलिस्म का भेद मेघराज के अलावा खास से खास आदमी भी नहीं जानता। वह खुद इस वक्त दलीप सिंह के पास है। अतः उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई इनके काम में बीच में रुकावट डालने वाला है। फिर भी न जाने क्यों किस सबब से उन्हें इतनी देर हो रही है। लो, गुरुजी की उम्र तो बहुत है। गुरबचन सिंह की बात खत्म होते ही बारू सिंह बोल पड़ा, वो आ रहे हैं। सबकी नज़रें उस मैदान में आने वाले रास्ते पर जम गई। लंबे लंबे कदमों के साथ लंबा और पतला पेशाब चला आ रहा था। अरे, स्कॉच प्यारे ने तुमने दिलजले को कंधे पर डाल रखा है, विजय बोल पड़ा। ज़रूर कुछ लफड़ा है। हकीकत भी यही थी। पिशाच के कंधे पर बेहोश विकास था, ठीक उसी हालत में जैसा कि हम और हमारे पाठक मेघराज के तिलिस्म में से निकलते वक्त देख चुके हैं। उसी तरह पिशाच और विकास के जिस्मों पर से खून निकल रहा है। यह सब कुछ देखकर गुरबचन सिंह का भी माथा ठनका, मगर कोई कुछ बोला नहीं। बात की बात में पिशाच उनके करीब पहुंच गया। करीब पहुंचकर उसने धीरे से विकास के जिस्म को घास पर एक जगह लिटा दिया। गुरबचन सिंह ने पूछा, क्या बात हुई पिशाच? अभी बताता हूँ। कहते हुए पिशाच ने गुरबचन, विजय, अल्फांसे और अर्जुन सिंह इत्यादि अपने बड़ों के पैर छुए। उसके शागिर्दों और रामकली ने उसके पैर छुए। और इन सब बातों के बाद पिशाच नसीम बानो से बोला, बहन नसीम बानो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इसलिए बदला लेना चाहती हो कि मैंने शैतान सिंह को तिलिस्म में फंसाया और बिहारी सिंह को इतने दिनों तक अपने कब्ज़े में रखा। माफ़ करना बहन, मैं और तुम्हारा पति दोनों ही अय्यार हैं। वो अपने मालिक की खिदमत कर रहा था और मैं अपने। ये तो अय्यारी है, जिसका भी दांव लगा वो जीत गया। उम्मीद है कि इस बात को समझकर तुम मुझसे दुश्मनी ना करोगी। अभी नसीम बानो कुछ बोलना ही चाहती थी कि गुरबचन सिंह ने कहा, हमने नसीम बानो को सब कुछ समझा दिया है पिशाच। अभी से तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि बिहारी और जमुना की शादी करने के लिए भी ये तैयार है। खैर, ये सब बातें तो हम तुम्हें समझा ही देंगे, लेकिन इस वक्त तो यहाँ मौजूद हर शख्स इस तरद्दुद में है कि ये क्या माजरा है। महाराज विकास बेहोश क्यों हैं? तुम दोनों के जिस्मों पर ये जख्म इस बात का साक्ष्य हैं कि तुम दोनों का किसी से टकराव हुआ है। सारी कैफियत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कोई वारदात हुई है। क्या किसी ने तुम्हारे रास्ते में अड़चन बनने की कोशिश की? जी नहीं, पिशाचनाथ ने छोटा सा जवाब दिया। तो फिर ये ज़ख्म, ये कैफियत, महाराज विकास की ये बेहोशी, हम दोनों आपस में ही लड़े हैं गुरुजी। पिशाच ने जैसे धमाका किया। क्या मतलब? एक साथ कईयों के मुंह से निकल पड़ा। सभी पिशाच के उपयुक्त अल्फाजों पर बुरी तरह चौंके थे। गुरबचन सिंह ने कहा, आपस में ही लड़े थे? तुम्हारी इस बात का सबब हमारी भी समझ में नहीं आया पिशाच। पिशाच हल्के से मुस्कुराया, बोला, माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना महाराज। आपके इस खिदमतगार का दिमाग कुछ ऐसा ही है। मैंने महाराज विकास का बड़ा नाम सुन रखा था। सुना था कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, मगर जो कुछ इनके बारे में सुना था, इन्हें देखकर उन बातों पर यकीन नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें आजमा कर ही देखूं। क्या मतलब? इस बार तो विजय जैसा आदमी भी चौंक पड़ा। मैंने सुना था महाराज विकास इतना खतरनाक है, उतना खतरनाक है, मुजरिम लोग इनके नाम से ही कांपते हैं इत्यादि। ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मैंने इनकी तारीफ़ सुनी थी, मगर जब इन्हें देखा तो उन तारीफ़ों पर यकीन ना आया। मैंने सोचा कि ऐसा मासूम, भोला और कम उम्र का लड़का बड़ा कैसे इतना खतरनाक हो सकता है। सोचने लगा कि इनके बारे में जो कुछ तारीफ़ उड़ी हुई है वह झूठ है। मैंने अपने दिल में किसी भी बहाने टकरा कर इन्हें आजमाने का फ़ैसला करा। मुझे और कोई तरीका तो मिला नहीं, बस मैंने मुकरदन इनके हाथ में आते इनसे छीन लिया और ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि जिन्हें सुनकर ये मुझे गद्दार समझने लगे। और इस तरह से उनसे टकराकर मैंने इनकी ताकत को आजमाया। कहने के बाद पिशाचनाथ ने अपने और विकास के बीच होने वाली हर वारदात सच सच बता दी। तुम बड़े ही विचित्र आदमी हो पिशाचनाथ। सुनने के बाद अल्फांसे कह उठा,
जो कुछ गलती मुझसे हो गई है महाराज उसे माफ़ करना, पिशाचनाथ ने कहा। सच, ये मेरे दिल की हकीकत है कि यह सब कुछ मैंने इनकी ताकत को आजमाने के लिए ही किया था, और अब मुझे ये यकीन हो गया है कि इनके बारे में जो कुछ प्रचलित है वो सच ही है। बेशक ये उतना ही खतरनाक है जितना कि मैंने सुना था। मल्ल युद्ध में इन्होंने मुझे मात दी थी। लड़ाई के आखिरी सायतों में तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि मैंने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया, मगर उस लड़ाई का फल मेरी शिकस्त होती तो चाहे मैं कितना भी यकीन दिलाने की कोशिश क्यों ना करता, लेकिन आप में से कोई यकीन नहीं करता कि वह सब कुछ मैंने इन्हें आजमाने के लिए किया था। सब यही सोचते कि मैं शिकस्त खा गया हूँ तो बात बदल रहा हूँ। इसी सबब से लड़ाई के आखिरी सायतों में जब मुझे यह यकीन हो गया कि मैं किसी भी तरह इनसे नहीं जीत सकूंगा, तो मजबूर होकर बेहोशी की बुकनी से इन्हें बेहोश किया। मैं सच्चा हूँ और मैंने इन्हें आजमाने के लिए वह सब कुछ किया था। इसका ये सबूत ही काफ़ी है कि मैंने सीधा यहीं लाया और अपने दिल का असली हाल आपके सामने बयान कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ स्क्वैच प्यारे कि तुम भी मान गए हमारे दिल जले को। अभी पिशाचनाथ ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि गुरबचन सिंह ने उससे सवाल किया, मुकरंद कहाँ है? ये रहा। पिशाच ने अपने बटुए से मुकरंद निकालकर उनके सामने रख दिया। तुम्हारी ये वारदात और वे बातें जो तुमने तिलिस्म के अंदर महाराज विकास से की हैं, कुछ भी सही खुटका पैदा करने वाली ज़रूर है, गुरबचन सिंह ने कहा। मुमकिन है तुम्हारे दिमाग में फिर किसी तरह की बदख्याली आ गई हो, और हकीकत में तुम वही सब कुछ करना चाहते हो जो कुछ तुमने महाराज विकास से लड़ते वक्त कहा था। तुम एक ऐसे आदमी हो पिशाच जिस पर आज तक मैं भी ठीक से यकीन नहीं कर पाया। क्या मालूम कि ये बेहोश व्यक्ति जिसे तुम विकास कह रहे हो, विकास की जगह उनकी सूरत में तुम्हारा अय्यारी हो। मैं विकास ही हूँ। अचानक मैं विकास की आवाज़ गूंजी। लग लगता है पिशाचनाथ जो कुछ कह रहा है वो सही सही है। सबने चौंकर विकास की तरफ देखा जो अभी तक किसी बेहोश की तरह ही पड़ा था। घास पर से उठकर बैठता हुआ वह आगे बोला, गुरु, जरा अपनी तीक्ष्ण नज़रों से चेक करो कि मैं आपका दिल जलाई हूँ या नहीं। अपनी तो बुद्धि में प्रवेश नहीं हो रहा है प्यारे कि ये चक्कर क्या है। चक्कर बिल्कुल साफ है गुरु, बेहोश नहीं हुआ था मैं, विकास ने कहा। पिशाचनाथ को धोखा देने के लिए बेहोशी का नाटक किया था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब पिशाच ने मेरे हाथ से मुकरन छीना और वह सब कुछ कहा जो अभी अभी ये आपको बता चुका है, तो मैं भी धोखा खा गया। उस बार मैं समझा कि वाकई इसके दिमाग में फिर दौलत के चक्कर में बदख्याली आ गई है, और यह हकीकत में वही करना चाहता है जो कह रहा है। मगर लड़ाई के अंतिम दौर में अचानक मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं बेहोशी का नाटक कर लूँ। इतनी बात मैं सोच चुका था कि मुझे बेहोश करके ये अपने अड्डे पर ले जाएगा। इस तरह मुझे इसके अड्डे, मददगारों और प्लान का पता लग जाएगा। अतः लड़ाई में इससे जीतने की जगह मैंने खुद हारकर बेहोशी का नाटक करना ज़्यादा फायदेमंद समझा। मगर उस वक्त मेरे सारे इरादों पर पानी फिर गया जब यह मुझे मेघराज के तिलिस्म सीधा यहाँ ले आया। जब यह रमणी घाटी में घुस रहा था तो मेरी खोपड़ी भिन्नाकर रह गई। मेरे ख्याल से तो इसे मुझको अपने किसी अड्डे पर ले जाकर किसी महफूज जगह बंद करना और अपने किसी आदमी को विकास बनाकर यहाँ लाना था। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो मुझे तिलिस्म से ही सीधा यहाँ ले आया तो मेरी बुद्धि चकरा गई। लड़ाई के बाद ऐसी तो मैंने इससे उम्मीद की भी नहीं थी। उस वक्त यही सोचने में मेरे दिमाग की नसें हिल उठी थी कि पिशाच की स्कीम क्या हो सकती है। इसकी चाल जानने के लिए मैं यहाँ तक चुप रहा और बेहोशी का नाटक करता रहा। जब इसने यहाँ आपको हकीकत बतानी शुरू की तो मेरा दिमाग घूम गया। जब इसने सारी की सारी बातें वही बताई जो वहाँ हुई थी, और कहा कि यह सब इसने मेरी ताकत आजमाने के लिए किया था, तो मुझे इसकी बात का यकीन ना कर लेने का कोई कारण ही नहीं बचा। तो ये मेरी आजमाइश ही कर रहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि ये वहाँ से सीधा मुझे यहाँ लाया और हकीकत बयान की। विकास की बातें सुनकर कई शायद के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर गुरबचन सिंह बोले, मगर हमें ये यकीन कैसे हो कि तुम असली विकास हो? आप किसी भी तरह इनकी जांच करके अपने दिल की तसल्ली कर सकते हैं। इसके बाद अपने तरीके से गुरबचन सिंह ने विकास की जांच की और उसे विकास ही पाया। जब हर तरह से यह यकीन हो गया कि विकास असली है, तो इस बात पर भी सबको यकीन करना ही पड़ा कि पिशाच ने जो कुछ किया था वो सिर्फ विकास की आजमाइश के लिए किया था। पिशाच ने विकास से उन अल्फाजों के लिए माफ़ी मांगी जो मुकरन छीनते वक्त उसने कहे थे। वह नया खुटका जो पिशाचनाथ की तरह से सबके दिलों में पैदा हो गया था जाता रहा। गुरबचन सिंह ने पिशाचनाथ को बख्तावर और नसीम बानो इत्यादि के अपने से मिल जाने का सारा हाल पिशाच को बताया। अब यहाँ मौजूद लोगों की आपस की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। अभी गुरबचन सिंह आगे कुछ कहने ही वाले थे कि सबकी नज़र प्रगति और नानक पर पड़ी। वे दोनों घाटी के रास्ते से निकलकर उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखते ही गुरबचन सिंह के मुंह से निकल पड़ा, अरे प्रगति बेटी आ गई। सबने पलट कर देखा। आगे आगे प्रगति और पीछे नानक आ रहा था। सभी प्रगति की अगवानी के लिए खड़े हो गए। बात की बात में प्रगति करीब पहुंची। अर्जुन सिंह, वंदना और गुरबचन सिंह के पैर छुए। सब मुलाजिमों ने प्रगति को नमस्कार किया।
गुरबचन सिंह ने प्रगति को बताया कि विजय और अल्फांसे देव सिंह और शेर सिंह हैं। इस तरह गुरबचन सिंह प्रगति को वहाँ मौजूद सभी लोगों का परिचय कराने लगे। सब तो परिचय में मस्त थे, लेकिन विकास विकास तो जैसे खो गया था कहीं। वो तो प्रगति को देखे जा रहा था, अपलक प्रगति को ही निहारे जा रहा था। विकास प्रगति जैसा सौंदर्य अपने जीवन में उसने पहले कभी नहीं देखा था। 16 साल की उम्र, गोरा बदन, गठा हुआ जिस्म, नक्शिक ऐसे जैसे किसी निखरे हुए शिल्पकार द्वारा बनाई गई संगमरमर की मूर्ति एकाएक चलने लगी है। कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा कि विकास पहली बार किसी लड़की से प्रभावित हुआ था। प्रगति से पहले विकास ने दुनिया में खूबसूरत नारी देखी थी, प्रिंसेस जैक्सन, लेकिन विकास को लगा कि प्रगति के सामने प्रिंसेस जैक्सन का सौंदर्य फीका है। अपलक निहारते ही रह गया विकास उसे। तब जबकि गुरबचन सिंह ने विकास और प्रगति का परिचय कराया। विकास के सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना प्रगति भी नहीं रह सकी। एक क्षण, सिर्फ एक क्षण के लिए चार नयन मिले, फिर बहुत से लोगों की मौजूदगी का एहसास करके अलग हो गए। विकास ने भी खुद को संभाला। इन सब औपचारिक बातों के बाद प्रगति अपनी माँ वंदना के करीब बैठ गई तो गुरबचन सिंह ने उससे एक ऐसा सवाल किया जिसे हमारे इस कथानक में जगह मिलनी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने पूछा, लेकिन बेटी, बिना किसी तरह की पूर्व सूचना के तुम अचानक चंपानगर से यहाँ कैसे चली आई? वहाँ क्या हो रहा है? और बेगम बेनज़ूर किस चक्कर में? मैं आपके सामने सारा ही हाल मुख्तसर में बयान किए देती हूँ। प्रगति की मधुर आवाज़ गूंज उठी। मुझे पिशाच चाचा ने ना इनके साथ चंपानगर भेज दिया था। सॉरी नानक, इन्होंने मुझे वह हकीकत बताकर साबित कर दिया था कि ये हमारी हक में। वहाँ इन्होंने मुझे सिर्फ चंपानगर में अय्यारी करने और वहाँ एक हालचाल को अपनी नज़र में रखने के लिए भेजा था। माँ यानी वंदना बनी शीला ने जो नाटक वहाँ देखा था, यानी माँ की तस्वीर, माँ को वहाँ की महारानी बताना इत्यादि सब नाटक शीला को फंसाने के लिए था। अगर पिशाच चाचा मुझे पहले ही वहाँ ना भेज देते और मैं चंडिका के नाम से अय्याराओं में शामिल ना हो जाती तो महादेव सिंह इत्यादि शीला को बड़े ही खतरनाक जाल में फंसा लेते। उनकी योजना शीला के मुंह से हमारे बहुत से राज उगलवाने की थी। अच्छा ही हुआ कि वक्त पर मैंने शीला की मदद की और वहाँ से निकाल दिया। वो सब हाल तो मैं शीला अपनी ज़ुबानी बता ही चुकी है, गुरबचन सिंह ने कहा। तुम तो ये बताओ बेटी कि शीला ने वहाँ से चले जाने के बाद तुमने वहाँ क्या किया? अब वहाँ के क्या हालात हो, तुम अचानक यहाँ कैसे चली आई? शीला के वहाँ से आने के बाद वहाँ जो कुछ मैंने किया वो कोई ख़ास किस्सा नहीं। अगर खुलासा तौर पर आपको सुनाऊँ तो सिर्फ उबाने वाली बातें ही हमें, इसलिए जो कुछ भी हुआ वो सब मुख्तसर में सुनाती हूँ। शीला के वहाँ से निकल जाने के बाद महादेव सिंह, माधो सिंह, कलावती और माया देवी के अय्यार और अय्याराओं के अलावा उनकी बेगम बेनज़ूर को बड़ा दुख हुआ। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने हमारे सारे राज उगलवाने के लिए शीला को फंसाया, लेकिन वह निकल गई। मगर यहाँ भी ये पता न लगा सके कि शीला किसकी मदद से चंपानगर से बाहर निकल गई। मैं चंडिका के वेश में उनकी सारी बातें सुनती और समझती रही। रक्त कथा हासिल करने की वहाँ के अय्याराओं ने बड़ी ही कोशिश की, लेकिन वहाँ नाकामयाब रहे। मैं नाना के साथ चंपानगर में इसलिए जमी हुई थी कि अगर इनमें से कोई भी किसी तरह रक्त कथा हासिल करके ले आए तो हम यहाँ अय्यारी करके आपके पास पहुँचा दें। लेकिन ऐसा वक्त नहीं आया। 2 दिन पहले ही चंपानगर के सब अय्यारों की मीटिंग हुई, जिसमें चंडिका बनी मैं भी थी। हम सबको बेगम बेनज़ूर ने अपने पास कमरे में बुलाया था। वहाँ बेगम बेनज़ूर के अय्यारा माया ने कहा, यह पता लगा है कि पुराने जन्म के शेर सिंह और देव सिंह टापू पर आ चुके हैं। अब वे हमारी रियासत और भरतपुर को जीतने की कोशिश करेंगे। हमें इस उलझन का हल ढूंढना है। मीटिंग में बहुत देर तक इस मुद्दे पर ही बहस होती रही। आखिर में बेगम बेनज़ूर ने यह फैसला किया कि जैसे भी हो, इस मामले में दलीप नगर से मिलकर चलना चाहिए। हम दोनों अगर मिलकर दुश्मनों का सामना करेंगे तो मुमकिन है जीत जाएं। अकेले अकेले तो हम दोनों की ही मौत है। मुख्तसर यह है कि आखिर में बेगम बेनज़ूर ने महादेव सिंह को यह काम सौंपा कि वो बेगम बेनज़ूर का पैगाम लेकर दलीप सिंह के पास जाए। बस यूँ समझना चाहिए कि अब ये दोनों ही मिलकर हमसे लड़ेंगे। उधर जब मैंने ये सुना कि आप दोनों यानी विजय और अल्फान से रमणी घाटी में पहुँच गए तो खुद को संभाल नहीं सकी। कल रात बेगम बेनज़ूर के अय्यार माधव सिंह ने यह खबर भी दी थी कि गुरबचन सिंह और पिशाचनाथ की तरफ से चमनगढ़ और दलीप नगर में ऐसे इश्तहार लगे हैं जिनमें उन्होंने अपने सभी अय्यारों को अय्यारी बंद करके अड्डे पर मिलने बुलाया। यह खबर सुनकर तो मैं यहाँ आने और आपसे मिलने के लिए और भी ज़्यादा बेचैन उठी। मैं जान गई कि आप कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, सो मैं खुद को वहाँ रोक ना सकी और मौका लगते ही चंपानगर से निकल कर यहाँ आ गई। बस इतना कहकर चुप हो गई प्रगति। प्रगति मधुर आवाज़ के बाद छाए सन्नाटे को गुरबचन सिंह ने तोड़ा। इसका मतलब खास बात सिर्फ यही है कि बेगम बेनज़ूर और दलीप सिंह हमसे मुकाबला करने में एक दूसरे के मददगार बनेंगे। जी हाँ। खैर अच्छा ही हुआ प्रगति की तुम भी आई गई, गुरबचन सिंह ने कहा। दलीप सिंह और बेगम बेनज़ूर तो क्या, हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि अगर खुद भगवान भी अगर उनकी मदद करे तो फतेह अब हमारी ही होगी।
रक्त कथा में लिखी बात किसी भी तरह गलत साबित नहीं हो सकती। उसमें हमारी ही फतेह होनी लिखी है। इस वक्त वह सारी मंडली जो इस मुहिम में हमारे साथ होनी चाहिए इस मैदान में है। इस वक्त हमें यह कहना चाहिए कि हमारे एक भी मददगार इस मैदान से बाहर नहीं है। हम जो भी कुछ लोग हैं, हम ही को महाराज शेर सिंह और देव सिंह का हक दिलवाना है। अब मैं यहाँ बता दूं कि रक्त कथा में साफ तौर पर यह लिखा है कि जब फला फला आदमी रमणी घाटी के मैदान में जमा हो जाएं तो तिलिस्मी दारोगा को मुहिम जारी कर देनी चाहिए। जिन जिन के बारे में रक्त कथा में लिखा है इस वक्त वे सभी यहाँ मौजूद हैं। अतः अब पिशाच को चाहिए कि वे इस मुहिम को अपने दिमाग से आगे बढ़ाए, क्योंकि दारोगा पिशाच ही है। बहुत बहुत शुक्रिया दारोगा जी, सॉरी गुरु जी, कि मुझे इस इज़्ज़त के काबिल समझा गया, पिशाचनाथ ने कहा। और फिर वह वहाँ मौजूद लोगों को समझाने लगा कि कहाँ किसको क्या करना है, कैसे कैसे फतेह की तरफ बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देवकांता संतति के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।